T20I 2023 जो खेला जाएगा गुयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम। आज मैच पे भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हार्दिक ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, सतह अच्छी दिख रही है। हम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले गेम में कुछ गलत किया था। हमने इसके बारे में बात की थी और हमारा ध्यान सीखने और आगे बढ़ने पर है। जब हमारे पास इतना स्कोर होता है तो आपको विकेट हाथ में रखने होते हैं और पिछले गेम में यही हुआ था, जहां हमने मुश्किल क्षणों में कुछ विकेट खो दिए थे। हमारे पास एक जबरदस्त बदलाव है। कल नेट्स पर कुलदीप के हाथ में चोट लग गई। ये गंभीर नहीं है और सिर्फ एहतियाती कदम है। उनकी जगह रवि बिश्नोई आए हैं। और पॉवेल ने कहा कि यह काफी अच्छी सतह लग रही है और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये और बेहतर होगी। हमने पिछले गेम में क्लस्टर में विकेट नहीं खोए, ये देखकर अच्छा लगा। हम खिलाड़ी के रूप में विकसित हुए हैं और यह सही चीजें जारी रखने और बल्लेबाजी इकाई के रूप में सुधार करते रहने के बारे में है। हम एक ही टीम के साथ जा रहे हैं। भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा T20I 2023 जो खेला जाएगा गुयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम। आज मैच पे भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हार्दिक ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, सतह अच्छी दिख रही है। हम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले गेम में कुछ गलत किया था। हमने इसके बारे में बात की थी और हमारा ध्यान सीखने और आगे बढ़ने पर है। जब हमारे पास इतना स्कोर होता है तो आपको विकेट हाथ में रखने होते हैं और पिछले गेम में यही हुआ था, जहां हमने मुश्किल क्षणों में कुछ विकेट खो दिए थे। हमारे पास एक जबरदस्त बदलाव है। कल नेट्स पर कुलदीप के हाथ में चोट लग गई। ये गंभीर नहीं है और सिर्फ एहतियाती कदम है। उनकी जगह रवि बिश्नोई आए हैं। और पॉवेल ने कहा कि यह काफी अच्छी सतह लग रही है और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये और बेहतर होगी। हमने पिछले गेम में क्लस्टर में विकेट नहीं खोए, ये देखकर अच्छा लगा। हम खिलाड़ी के रूप में विकसित हुए हैं और यह सही चीजें जारी रखने और बल्लेबाजी इकाई के रूप में सुधार करते रहने के बारे में है। हम एक ही टीम के साथ जा रहे हैं। भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा T20I 2023 जो खेला जाएगा गुयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम। आज मैच पे भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हार्दिक ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, सतह अच्छी दिख रही है। हम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले गेम में कुछ गलत किया था। हमने इसके बारे में बात की थी और हमारा ध्यान सीखने और आगे बढ़ने पर है। जब हमारे पास इतना स्कोर होता है तो आपको विकेट हाथ में रखने होते हैं और पिछले गेम में यही हुआ था, जहां हमने मुश्किल क्षणों में कुछ विकेट खो दिए थे। हमारे पास एक जबरदस्त बदलाव है। कल नेट्स पर कुलदीप के हाथ में चोट लग गई। ये गंभीर नहीं है और सिर्फ एहतियाती कदम है। उनकी जगह रवि बिश्नोई आए हैं। और पॉवेल ने कहा कि यह काफी अच्छी सतह लग रही है और उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये और बेहतर होगी। हमने पिछले गेम में क्लस्टर में विकेट नहीं खोए, ये देखकर अच्छा लगा। हम खिलाड़ी के रूप में विकसित हुए हैं और यह सही चीजें जारी रखने और बल्लेबाजी इकाई के रूप में सुधार करते रहने के बारे में है। हम एक ही टीम के साथ जा रहे हैं। और क्या वहां पर लपक लिए गए। गेंद हवा में थी। रोवन पॉवेल वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं लगा था कि कहीं गेंद सीधा उनके हाथ में तो नहीं पहुंची, लेकिन लगभग 1 फुट दूर जाकर गेंद उनसे टप्पा खाने के बाद उनके हाथों में पहुंचती हुई पहले ही स्ट्रोक में जोखिम एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इस बार आनंद फानन में खेला गया स्ट्रोक ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी मैकॉय की यह गेंद, लगभग 135 किलोमीटर की रफ्तार से, और खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके। वेस्ट इंडीज की टीम में कोई परिवर्तन नहीं। ब्रेंडन किक, काइल मायर्स, जॉनसन चार्ल्स टीम के विकेट कीपर, निकोलस पूरन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। रोमन पॉवेल टीम के कप्तान, सिमरन हिटमायर, रोमेरियो शेपर्ड, जेसन होल्डर जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ और ओवेद मकॉय की अगली गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। फ्रंट फुट पे आकर ड्राइव किया, लेकिन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। पहली 3 गेंदों पर है कि मैं अपने साथी कमेंटेटर अर्जुन चौधरी का स्वागत करूं।
bring you live coverage of this second T20 between India and the West Indies, and right there Ishan Kishan once again throwing his bat outside the off stump, trying to make connect with that delivery bowled by Owen McCoy, who has bowled 4 dot balls so far. And we saw Ashish how there was a missed chance in the very first delivery of the match. Lack of footwork there. Owen McCoy making the ball count, tempting the batsman outside the off stump. Ishan Kishan, the wicketkeeper batsman from India, now facing the 5th delivery, and this time checking the drive, square of the wicket on the offside, and picking our single in the process. So that's 1 to the total as far as India is concerned. Still the 1 delivery to go, and Shubman Gill is now on strike. Please remember that India lost the first T20 against the West Indies by 4 runs. That was could only reply 145 for 9. This is a 5-match T20. Shubman Gill on strike, right-handed batsman playing a forward defensive stroke straight to the fielder on the offside in front of the wicket, and that's the end of the over. It's a 1 for no loss. तो पहले ओवर में मैकॉय ने ईशान किशन के लिए ज्यादातर गेंदों को 4th या 5th या 6th स्टंप के आसपास रखा और कहीं ना कहीं उन्हें आमंत्रित किया कि उनकी गेंदों पर वो या तो कट करें या फिर ड्राइव करें। और पहली गेंद हालांकि फुल टॉस पर थी और गेंद हवा में भी थी, वहां पर वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में गेंद हवा में तैरती हुई सीधा रोमेन पॉवल के पास पहुंची थी, लेकिन एक टप्पे के बाद कुछ क्षणों के लिए यकीनन दिल की धड़कनें बढ़ गई थी उस समय। दूसरे छोर पर इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं अकील हुसैन, और देखना है कि आज क्या कुछ कर पाते हैं। पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे 17 रन देकर। कुल मिलाकर 35 मुकाबले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के उन्होंने इससे पूर्व खेले हैं और 27 विकेट उन्होंने अब तक अर्जित की हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में पैदा हुए, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज एक स्लिप के साथ इस समय अपने इस ओवर की शुरुआत करते हुए सामने है ईशान किशन। क्रीज के बिल्कुल कोने से ये गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। And that's what happens when you are bowling a left arm spin from down the wicket with a new ball, and a 6 hit over deep square leg by Ishan Kishan. Saw the ball shot and hit a huge 6, so that's added to the score. 78 meters distance. It's 7 for no loss. After that first over, which fetched India only 1 run, we now have 6 added to the total. खराब गेंद थी अकील हुसैन के पहले ही, और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अपना मौका ताड़ा और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कामयाब रहे ईशान किशन। इस श्रृंखला का ये 13वां छक्का और आज के इस मुकाबले का पहला छक्का ईशान किशन के बल्ले से। अकील हुसैन राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, क्रीज के कोने से एक बार, लेकिन इस बार गेंद को पूरा सम्मान देते हुए सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया हुसैन के द्वारा। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इससे पूर्व 26 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। जैसन होल्डर का थ्रो इससे पहले कि पहुंचे, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए छोर बदल चुके थे। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर अब 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं उसमें किसकी क्या स्थिति रही है। अब तक 26 मुकाबलों में 8 वेस्टइंडीज जीतने में कामयाब रहा है, जबकि भारत का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 मुकाबले जीते हैं। अगली गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद लगभग सीधी रहती हुई, और शुभमन गिल ने इस गेंद को सीधे बल्ले से पैड और बैट बिल्कुल साथ मिलाकर सुरक्षात्मक ढंग से खेला। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। वेस्टइंडीज की टीम
अगर आप टेस्ट मैच, एक दिवसीय और T20 की आंखें अर्जुन, तो कहीं ना कहीं T20 की टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है इन तीनों प्रारूपों के अगर आप तुलना करें। अगली गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार चूके शुभमन गिल, सावधान रहने की आवश्यकता है शुभमन गिल को। पिछले मुकाबले में भी शुभमन गिल का विकेट चटकाने में हुसैन कामयाब रहे थे जब निकोलस पूरन ने उनका स्टंप से गिल्लियां बिखेर दी थी। इस बार इस गेंद को खेला है एक आसान से रन के लिए मिड विकेट क्षेत्र में। इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 9 बिना किसी विकेट के नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। Well, 9 for no loss at the end of 2 overs, and we saw Akil Hussain with his left arm spin, trying to bowl short as well. That's what happens when you're bowling with a new ball and not getting enough flight, not allowing the ball to do its tricks when it lands on the pitch. Remember, you're playing here at the Providence Stadium in Guyana. The pitch is slow, and we have a combination of left arm medium, which is being bowled by Obed McCoy, and a spin bowler, Akil Hussain. But that hasn't really confused the right and left arm opening pair from India, Ishan Kishan, a wicketkeeper, batsman as well, and Shubman Gill. Now we have a change, Alzari Joseph, right arm fast medium, who will now be bowling the third over, and it is Gill on strike, the ball drifting down the leg side, a white call by the umpire. Extras adding to India's total is 10 for no loss. It was 9 for no loss at the end of 2 overs. We're into over number 3. Alzari Joseph is bowling the third over. Rovman Powell, who's the captain of the West Indian side, taking this key decision. And there has been a decision taken by the Indian side as well because of Ravi Bishnoi's success against Rovman Powell when he's bowling. 3 dismissals so far according to our statistician and scorer. This time playing it on the offside. Shubman Gill batting on 1 of 5 deliveries, and it is his ability to play on the back foot which is a hallmark of this young player. 10 for no loss. Only 1 delivery bowled of this third over. This is the second T20 between India and the West Indies. Alzari Joseph has a long run up, right arm fast medium, bowling from over the wicket. And looking to bowl that in-swinger. You can make out from the grip, the way he holds the ball. A shout for leg before wicket, but clearly the ball was going down the leg side. And it's easy for the batsman also to see how Alzari Joseph is gripping the ball. Bowling that right arm in-swinger. What we're seeing so far is that the ball is holding its seam. We saw that with the seamer as well when Akil Hussain was bowling the second over. So the batsman does have to watch out. The ball is new and it's a white ball in this T20 match. The third delivery now being bowled off the third over. 10 for no loss. And this time playing and missing, pitching it up outside the off stump, and once again the ball holding its seam. And what we can see from Alzari Joseph is he has a steady grip, and if you look at his wrist as well, the position is straight, and that allows the ball to land on the seam, and that's been the advantage that we've seen of Alzari Joseph. 3 deliveries just given the 1 run so far. India 10 for no loss. A 4th delivery now being bowled. Bowling it short, and this time heaving it over deep mid wicket for a second six of the match. And Shubman Gill making that count, batting on 7 now. India 16 for no loss. आईपीएल में शुभमन गिल और जोसेफ अल्जारी जोसेफ दोनों ही गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं, और इस समय इन 2 देशों की टीम का द्वंद्व है। और इस समय गिल ने जिस तरह से शॉट लगाया वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ। 85 मीटर दूर जाकर गेंद दर्शक दीर्घा में समाती हुई 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के। गिल 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पे। लीडिंग एज लेती हुई गेंद हवा में, और क्या लपक लिए जाएंगे? जी हाँ, लपक लिए गए, और इसके साथ ही
पहला झटका भारत को लगता हुआ मात्र 16 के स्कोर पर। पिछली गेंद पर छक्का जमाने में कामयाब रहे, इस बार भी इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और डीप पॉइंट पर आसानी के साथ वहां पर गेंद को लपकने में हेटमायर ने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की। इस श्रृंखला में ये उनका चौथा कैच है। पिछले मैच में 3 कैच उन्होंने लपके थे और रन आउट करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और आज शुभमन गिल को वापस पवेलियन रवाना करने में एक बार फिर से सिमरन हेटमायर अपनी भूमिका निभाते हुए पहला झटका लगता हुआ भारतीय टीम को मात्र 16 के कुल योग पर। और अलजारी जोसेफ को मिलने वाली ये पहली सफलता भारत के खिलाफ ही। तरुवा में 29 जुलाई 2022 को उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण किया था, और आज पहली सफलता उनके नाम ही रही। अर्जुन, Yes, Shubman Gill, who showed tremendous composure with that 6 over deep mid-wicket, then following it up with a miss hit towards deep point. And remember, the catch is not easy to take because it does dip. And in the morning, in the West Indies, Guyana, where this match is being played, the second T20, the sun can be overhead, so judging a catch is not easy. The first wicket to fall with 16 on the board in the third over, which means Surya Kumar is now at the wicket. It is Surya Kumar facing Alzari Joseph, who's picked up the 1 wicket in his first over. Final delivery, and this time wrapping the batsman on the pads and picking up a single in the process. Will the umpire call it a leg bye? Yes, it does. So it's 17 for the loss of 1 wicket. That was Shubman Gill out for 7 after over number 3. तो भारत की शुरुआत उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की अपेक्षा हार्दिक पांड्या या टीम मैनेजमेंट ने की होगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था भारतीय टीम के कप्तान ने, लेकिन पहले ही झटका भारत को 16 के कुल योग पर लगता हुआ। तीसरे ओवर के दौरान अब ईशान किशन और साथ ही साथ टीम के उप कप्तान सूर्य कुमार यादव बीच मैदान पर है भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव का ये 50वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। इससे पूर्व के 39 मैचों में 1696 रन उन्होंने बनाए हैं और 117 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका रहा था, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था। लगभग 45 की उनकी औसत और 174 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट। और विश्व में अगर किसी T20 बल्लेबाज का सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है तो वो है सूर्य कुमार यादव। Well, we have Obed McCoy, who will now be bowling his second over. His first over went for just a measly 1 run. And we saw Ishan Kishan struggling against this left-arm fast-medium bowler, bowling from over the wicket, and this time the ball holding the seam. Surya Kumar Yadav playing a forward defensive stroke, looking confident. And what we have seen now, both from Alzari Joseph and Obed McCoy, is that they are gripping the ball in the proper manner and focusing on the in-swing from a good length, and that's really holding the batsman on the back foot, not allowing them to drive the ball. And as a result, the first wicket fell off Shubman Gill. He was out for 7. It's 17 for 1, and this time looking to play over the infield and picking up a single in the process. Once again, the ball holding its seam, and that's what the left-handed fast bowler McCoy is able to do right now. And that's the reason why just a single going. It could have been a miss hit. It could have been the mid-on or the mid-off fielder coming into play. We saw in the very first delivery of the match how the mid-off fielder just missed catching Ishan Kishan. 18 for 1. Kishan on strike, batting on 8. And this time picking up a single on the onside. And the fielders coming into play. So the third umpire is now being called to see if a run out is successful. The West Indian side look quite confident. All into the high fives right now. Ashish ji, has a second wicket fallen? Ishan Kishan, who called for that single.
तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, ऑन फील्ड अंपायर, और निश्चित रूप से यदि भारत को यहाँ पे क्षति होती है तो एक स्वप्निल शुरुआत वेस्ट इंडीज की टीम के लिए कही जाएगी। सीधा डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर, और निश्चित रूप से वहां पर भारत को ये झटका लगता हुआ, और ये झटका कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। मात्र 18 के कुल स्कोर पर भारत का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ सूर्य कुमार यादव मात्र 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। And that's what tight bowling does. It creates pressure on the batsman, and the fielders also motivated by the performance of the bowlers. Obed McCoy with his left arm into his second over has ensured that the run out has taken place. It's 18 for the loss of 2 wickets. The first wicket to fall was that of Shubman Gill, out for 7 in the third over, and now in the fourth over itself we've seen the second wicket fall because of a run out. And inside that circle, if you want to call for a single, you better be sure that you can make 22 yards, because these fielders have got plenty of experience playing T20. They're playing, doing national duty, and of course the leagues have contributed to the fielding standards going up. 18 for 2, and it is a Tilak Varma who is now come on to the batting crease, taking guard at the popping crease into the fourth over now. Obed McCoy, who's just given 2 runs so far of 9 deliveries that he's bowled into his second over. Surya Kumar Yadav out for 1 run out, and Shubman Gill out for 7. Those who've tuned in right now would have their hearts in their mouth, because India's 18 for 2, and this time playing a defensive stroke, Tilak Varma, and Obed McCoy just pitching a shot of a good length. Left arm from over the wicket, and it was a run out really that caused India to just stop, think before they proceed. और अर्जुन, कायल मायर्स की भी तारीफ करनी होगी कि जिस एक्शन में दौड़ते हुए उन्होंने सीधा स्टंप की तरफ निशाना बांधा और वहां पर सूर्य कुमार यादव की पारी का अंत कर दिया, वो निश्चित रूप से दर्शनीय था। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है पॉइंट दिशा की तरफ, लेकिन हिटमायर के रूप में वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है सीमा रेखा के नजदीक। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ तिलक वर्मा का खाता खुलता हुआ और भारत का स्कोर बढ़कर के अब 19, 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि बहुत आत्मविश्वास के साथ खेला हुआ स्ट्रोक नहीं था। गेंद को खेलने के प्रयास में हवा में खेल बैठे थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर टकराई थी। इस बार जब कट करने का प्रयास किया था तिलक वर्मा ने, पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन उनका रहा था, बेहतरीन पारी उन्होंने खेली 39 रनों की। मात्र 22 गेंदों में उन्होंने वो 39 रन बनाए थे, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। और अगर मैं कहूं अर्जुन की अपनी पारी का तिलक उन्होंने छक्के से किया तो शायद गलत नहीं होगा। पहला रन और उसके बाद 6 रनों के साथ उन्होंने वहां पर शुरुआत की थी। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में दिशा देना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधा विकेटकीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में जाकर कैद होती हुई बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 18, 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की औसत रफ्तार मात्र 4.50 रन है। और जैसा कि अर्जुन हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भारत की शुरुआत इस दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में निश्चित रूप से अब तक कोई बहुत उत्साहजनक नजर नहीं आ रही। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, जेसन होल्डर इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं। एक बार फिर से तैयार, लंबे ऊंचे कद के, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। क्रीज के कोने से ये गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इस समय बीच मैदान पर। अब तक दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन चल रहा था भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन फिलहाल दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और जब दाएं और बाएं हाथ का बल्लेबाज बीच मैदान पर होता है तो अक्सर फील्डिंग करती हुई टीमों के लिए और गेंदबाजों के लिए खासी परेशानी का सबब बनते हैं। लेकिन फिलहाल एक राहत है वेस्ट इंडीज के लिए कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स बीच मैदान पर खेल रहे हैं। जेसन होल्डर कप्तानी भी कर चुके हैं वेस्ट इंडीज की टीम की, और हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन बता रहे हैं कि यह भी एक संयोग है कि इस मैदान पर इससे पूर्व जो एकमात्र मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ है उसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल इस गेंद को वहां पर खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी परख लेंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के अब पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। भारत का
19 अगली Well, गेंद 2 runs were taken after the score was 19 for 2. It's 21 for the loss of 2 wickets now. And yes, Jason Holder was the player of the match in the first T20. 2 for 19 were his figures. Jason Holder right now, 22 for the loss of 2 wickets because of that wide being called. Extras helping India into the 5th over right now. Tilak Varma batting on 3 or 4 deliveries, and this time an over-pitch delivery, almost Yorker length but outside the off stump, driven hard but fielded within the circle on the offside. And the West Indies fielding has been quite good. Word of encouragement from all, and that's the key really to the second wicket falling when the score was 18 because of a run out. That should have been a boundary, but the West Indies fielder just cutting it off. It's 22 for the loss of 2 wickets. The 4th delivery of the 5th over now being bowled. Varma batting on 3 and Ishan Kishan batting on 8, and this time lofting it over that long on boundary. Is it a 6? We'll have to wait and see what the umpire rules. But no, it's a 4 because the ball fell just short of the boundary. 26 for the loss of 2 wickets. पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला गया स्ट्रोक और जेसन होल्डर की इस गेंद को फ्रंट फुट पे आकर लॉफ्ट कर दिया था। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया इस अवसर पर तिलक वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा के काफी नजदीक एक बाउंस के बाद बाहर की तरफ निकली थी। इस चौके की मदद से अब स्कोर बढ़कर के भारत का 26, 2 विकेट के नुकसान पर। हम चर्चा कर रहे थे कि इसी मैदान पर ठीक 1 वर्ष पूर्व भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला हुआ है वो यहाँ पर खेला गया था, जिसमें भारत ने 7 विकेटों से जीत दर्ज की थी। उस समय भारत ने ही टॉस जीता था, लेकिन टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला उन्होंने किया था। फिलहाल अगली गेंद, और इस गेंद पर Tilak Varma had pulled it and it went square behind the wicket on the leg side for a single. And what's important is that the strike is being rotated. 27 for the loss of 2 wickets now. The final delivery of the 5th over now being bowled. Ishan Kishan on strike batting on 8 of 10 deliveries, and Varma the non-strikers and batting on 8. Another short delivery, this time playing it towards that deep square leg fieldsman for a single. 28 for 2 at the end of 5 overs. Jason Holder giving 9 runs in that over. जी हाँ, भारतीय दृष्टिकोण से एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ, और रनों की औसत रफ्तार भी जो अब से कुछ देर पहले 4.5 के आसपास थी वो अब 5.60 की हो गई है। भारत को न केवल रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा बल्कि अपने विकेट भी सुरक्षित रखने होंगे। ईशान किशन ने अब तक 11 गेंदों का सामना किया है और 9 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, जबकि तिलक वर्मा ने एक चौके के समेत अब तक कुल मिलाकर 7 रन बना लिए हैं, 8 रन बना लिए हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। जेसन होल्डर के इस पहले ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आते हुए, जैसे कि अर्जुन ने कहा, महंगा ओवर साबित हुआ। अब तक के जो गेंदबाज कुल मिलाकर के लगाए गए हैं 3 बल्कि 4, उसमें सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं जेसन होल्डर। नए ओवर की शुरुआत अलजारी जोसेफ के द्वारा। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, लगभग 126 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद थी अलजारी जोसेफ की। ईशान किशन और तिलक वर्मा को यहाँ पर ये देखते हुए कि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है और अब उसकी मात्र 5 गेंदें बची हैं, जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, क्या उसका फायदा उठाने की कोशिश उनके द्वारा देखी जाएगी। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ और गेंद को खूबसूरती के साथ पुल कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक इस अवसर पर ईशान किशन का, और कुछ इसी तरह के स्ट्रोक्स की निश्चित रूप से आवश्यकता है। जैसे ही देखा कि गेंद इस बारी काफी ज्यादा शॉर्ट है, अपने आप को ठीक तरह से पोजीशन किया और गेंद को बहुत करके अब भारत का 28 2 विकेट के नुकसान पर। अलजारी जोसेफ इस समय अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और देखना यह है कि क्या इस ओवर के दौरान
कुछ और बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह से पिछला शॉट लगाया था ईशान किशन ने, अब ऑन साइड पर 2 फील्डर तैनात हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट पर बिल्कुल खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक तैनात किया गया है कि अगर वो पुल शॉट खेलें तो एक अवसर बन सके कैच का। अगली गेंद इस बार पूरी तरह से बीट करते हुए, छकाते हुए ईशान किशन को सीधा विकेटकीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में जाकर कैद होती हुई बिना किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, इस बार गेंद को थोड़ा सा ऊपर किया और टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ईशान किशन खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके थे। इस अवसर पर लगभग अपनी जगह पर खड़े होकर खेलने का प्रयास किया था उन्होंने इस मर्तबा। अल्जारी जोसेफ दाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के नजदीक से गेंद और फिर से गेंद को पुल किया। गेंद वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फील्डर वहां पर तैनात किया गया है इसी तरह के स्ट्रोक्स को रोकने के लिए। बिल्कुल सीमा रेखा से करीब करीब 1 गज अंदर गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए अपने छोर को बदल लिया और इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 33, 2 विकेट के नुकसान पर। 33 for 2, and Alzari Joseph has been struggling with his direction, but you see in the last 2 deliveries actually on the spot. He's bowling the in-swingers have held its direction and line, but pulled because it was bowling short. And Varma on strike now, batting on 8, making room there, but beaten with the wicketkeeper Nicholas Puran in action. One more delivery to go in this 6th over, and the power plays in the first 6 overs, which means 2 fielders allowed outside that 30-yard circle. And if the batsmen are to take advantage of it, they'll have to play across the line, cross-batted, which is what they're trying to do. That is what Varma was trying to do, play on the offside, because you have the 2 fieldsmen on the onside, outside the 30-yard circle. India 33 for 2, still one more delivery to go, and this time pitching it up almost Yorker length, and playing it safely to that mid-on fielder for a single. 34 for 2 at the end of 6 overs. And Ashish ji, the projection earlier was that in the first 6 overs, 45 runs should be scored by India, but it's well short of that because 2 wickets have been lost. Shubman Gill out for 7 of Alzari Joseph's bowling, and you have Surya Kumar Yadav run out for only 1. जी बिल्कुल, और सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के सरताज कहे जाते हैं, बादशाह कहे जाते हैं जहां तक इस फॉर्मेट का सवाल है, आज बिल्कुल कहीं ना कहीं निराश किया अपने प्रशंसकों को और मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर वो आउट होकर वापस पवेलियन लौटे थे। काइल मायर्स का बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो था और उस थ्रो से बच नहीं पाए, रन आउट होकर वापस लौटे थे। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोमेरियो शेपर्ड इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं। तो भारत ने पावर प्ले में कुल मिलाकर 34 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक स्कोरिंग रेट नहीं है अब तक। कुल मिलाकर 5.66 रन प्रति ओवर के रफ्तार से अब तक भारत की पारी आगे बढ़ी है। पहली गेंद राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट करने का प्रयास किया, सफल भी रहे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को वहां पर आसानी के साथ फील्ड उन्होंने कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इस तरह से समाप्त कर दिया। तिलक वर्मा मात्र 20 वर्ष की उनकी उम्र, हैदराबाद में जन्मे और मुंबई इंडियंस की ओर से अपना IPL खेलते हैं। अब तक शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। कुल मिलाकर यदि बात करें T20 मुकाबलों की तो 48 मुकाबले से पूर्व 1457 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। इसी बीच अगली गेंद और फिर से भारत के खाते में 1 रन आसानी के साथ जुटा लिया जाएगा इस अवसर पर और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 35, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता है और बखूबी इस ओवर में वो प्रयास दोनों बल्लेबाज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अर्जुन तारीफ भी करनी होगी वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमेन पॉवल की कि उन्होंने अपने गेंदबाजों को भी जो एंड्स हैं वो रोटेट कराए हैं। पहले मैकॉय को देखें कि जिस छोर से उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, 1 ओवर के बाद उनका छोर बदला, इसी तरीके से उन्होंने वहां पर अल्जारी का छोर बदला। तो अब तक 2 तेज गेंदबाजों का वो छोर बदल चुके हैं और किसी किस्म की तरह से वो कोई कहना चाहिए कि दबाव से मुक्त नहीं करना चाहते भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय बैटर्स को, और लगातार वहां पर उनकी कोशिश है कि
इस साझेदारी को तोड़े और भारतीय टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ाए। फिलहाल अगली गेंद और खेलने के प्रयास में इस बार गेंद का अंदरूनी किनारा लगती हुई गेंद विकेटकीपर निकोलस पूरन के दाईं तरफ जा रही थी, लेकिन अच्छे पूर्वानुमान के साथ निकोलस पूरन ने वहां पर गेंद को रोका और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। ईशान किशन 15 रन बनाकर बीच मैदान पर फिलहाल डटे हुए हैं। 16 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है और तिलक वर्मा ने अब तक 10 रन बनाए हैं 12 गेंदों का सामना करते हुए, और एक चौका तिलक वर्मा के बल्ले से और एक चौका और एक छक्का ईशान किशन के बल्ले से अब तक निकला। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को क्रॉस द लाइन फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूके तिलक वर्मा। गेंद उनके पैड पर टकराई, लेकिन लेग स्टंप से बाहर की तरफ जा रही थी, इस वजह से किसी भी किस्म की कोई अपील वहां नहीं की। और वहां पर कहना होगा कि इस तरह के शॉट खेलने से कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता है तिलक वर्मा को, क्योंकि भारत पहले ही अपने 2 बेशकीमती विकेट गंवा चुका है। शेपर्ड के इस ओवर की बात करें तो ये अंतिम गेंद उनके इस ओवर की, अब तक मात्र 2 रन दिए हैं। धीमे गति की गेंद, लेकिन पहले से ही पढ़ लिया था इस गेंद को। तिलक वर्मा ने हल्के से गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए इस अंतिम गेंद पर 1 रन पूरा कर लेंगे। 7 ओवर के बाद भारत 37 2 विकेट के नुकसान पर। Yes, 37 for the loss of 2 wickets, and surprisingly both Varma and Tilak Varma, they were struggling in this over, bowling from round the wicket. It was the bowler pitching it short and wide, but the batsmen were not able to take advantage of it. We're into the 7th over now. The first 6 overs fetched only 34 runs for the loss of 2 wickets. And now we have Mayers, who is being brought into the attack. You're mentioning earlier about Rovman Powell, the captain of the West Indian side, chopping and changing the bowlers, not allowing the batsmen to settle down against any particular bowling style. Varma batting on 11 on strike, and Ishan Kishan batting on 15 of 16 deliveries. The previous over just fetching 3 runs, and that is how well the West Indians have been either fielding or bowling. It is Varma on strike, batting on 11 of 14 deliveries. And remember, the field restrictions are not in place now. The power play phase is over, so you can place fielders outside the 30-yard circle. And also bowling from round the wicket with the wicketkeeper standing up to the stumps. And that's created some pressure on Varma, who played and missed there, which means that he cannot be walking out of the popping crease after finishing his stroke, because that way the wicketkeeper would have the opportunity to stump him. So Varma batting on 11, the first delivery a dot ball, and Myers bowling from round the wicket. And this time playing an unorthodox stroke and picking up a boundary behind the wicket in that fine leg area. Very innovative by Varma. India 41 for 2. And Varma batting on 15. जी हाँ, पहले से ही अपना मन बना लिया था। इस बार गेंद की रफ्तार ज्यादा नहीं थी और इस बार इस गेंद को स्कूप कर दिया आसानी के साथ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर अब भारत का 37 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। Well, the scoop is certainly an unorthodox stroke, premeditated, and this is what happens when you're bowling the same line. Bowling from round the wicket, this right arm Mayers, who's given away 4 runs so far of his 2 deliveries. Wicketkeeper standing up to the stumps, and this time ball drifting down the leg side, and it could well have been 4 wides, but just the single extra against India's name. It's 42 for 2 into the 8th over now, and this is where, Ashish, I feel that the West Indies can lose their tactic of chopping and changing the bowlers, playing a forward defensive stroke ball, meandering towards that short mid-on area, picking up a single in the process. This partnership is now building up, and what Myers has done is allowed the batsmen to free their arms. Varma and Ishan Kishan, both left-handed batsmen, and that seems to have disrupted the bowling line and length. Myers given away 6 runs so far of his 3 deliveries. Into the 4th, and this time bowling it short, and Ishan Kishan doing well to hit it into that deep square leg area. Is it a boundary?
And yes, it is, because the fielder was unable to cut it off. 47 for 2. It could well have been two fielders colliding against each other. With Ishan Kishan batting on 19. And you can't pitch a shot at that pace if you're bowling between 125 and 130 kilometers per hour. जी हाँ, पहले वहां पर स्लाइड किया था चार्ल्स ने, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए थे और उछलती हुई गेंद वहां पर सीमा रेखा से बाहर की तरफ निकल रही थी और साथी खिलाड़ी का प्रयास जरूर रहा, लेकिन वो भी रोकने में गेंद को कामयाब नहीं रहे। अगली गेंद और फिर से इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में एक आसान से रन के लिए। भारत का स्कोर 7.5 ओवर के बाद 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन 20 रन बनाकर खेल रहे हैं 18 गेंदों का सामना करने के बाद, और तिलक वर्मा ने अब तक 16 रन बना लिए हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। कायल मायर्स की यदि बात करें तो एक दिवसीय मैचों की जो श्रृंखला हुई उसमें भी उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ था भारत के खिलाफ। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार खूबसूरती के साथ कट किया, लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद सीमा रेखा के काफी नजदीक। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर के बाद भारत 49 2 विकेट के नुकसान पर। और मायर्स की हम चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में यदि देखें तो 3 विकेट उन्होंने अब तक झटके हैं। बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन जहां तक अपनी गेंदबाजी से जौहर दिखाने का बात है तो वो अब तक T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उस तरह से प्रभावित होते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन कप्तान वेस्ट इंडीज के रोवेन पॉवल अपने तरकश के तमाम तीरों को इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। मंशा उनकी ये है कि जल्द से जल्द इस जोड़ी को अलग किया जाए, क्योंकि जानते हैं कि तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में 39 रनों की, और जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं उस पारी में 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने वो रन अर्जित किए थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर होगा कि यदि इस खिलाड़ी का विकेट मिले तो भारतीय टीम पर दबाव पड़ सकता है। नए ओवर की शुरुआत जेसन होल्डर एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। पहली गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान से रन के लिए, और इस एक रन की मदद से तिलक वर्मा का व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर के अब 18, और भारतीय पारी के ठीक 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद 38 मिनटों की बल्लेबाजी अब तक की गई है भारतीय टीम के द्वारा, और इन 38 मिनटों की बल्लेबाजी में 8.1 ओवर के बाद भारत ने 50 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, धीमी गति की, लेकिन बल्ले को आड़ा करते हुए गेंद को हल्के से धकेल भर दिया। ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड की जाती हुई शॉर्ट कवर के स्थान पर बिना किसी रन के। We see a change of pace by Jason Holder there. The first 2 deliveries, including the second one, just turning the wrist over and allowing the ball's face really to trick the batsman. Once again, another slow delivery, looking to drive it, then checking it, but the fielder behind the stumps on the offside, not allowing a single to take place. 50 for the loss of 2 wickets, which was achieved in the first delivery of the 9th over. We're into the 4th delivery now, and that's how well Jason Holder is bowling right now. None for 10 into his second over now, into his 4th delivery. Right arm fast medium. Here's a short run up, bowling from wide this bowling crease, and this time pitching it up, and it is Ishan Kishan driving it straight to that long on fieldsman for a single. 51 for 2. And it's really the change of pace that's been confusing the Indian batsmen, both left-handed. Tilak Varma on strike now, batting on 18 of 19 deliveries, who has shown better timing so far in this T20. The ball is slightly old now. It's easier for the bowlers to grip it. And this time pitching it well short. Is it over the batsman's shoulder? No wide has been called by the umpire. Should be a dot ball. 51 for 2. Varma asking that question. And we saw Jason Holder pitching it up, pitching it short, pitching it at good length. All change of pace, using his height to his advantage. And Tilak Varma struggling at this stage. No white ball call. 51 for 2. The final delivery of the 9th over. This time it's well outside the off stump, and a white finally called by the umpire there.
52 for 2. But all of these do count because these T20 overs are not expensive right now, Ashish. जी बिल्कुल, और आप देखें तो जेसन होल्डर अपनी धीमी गति की गेंदों का खासा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इस तरह की पिच पर जहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत तेजी के साथ बल्ले पर ना आए, वहां पर इस तरह की गेंदें एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प हो जाती हैं किसी भी तेज गेंदबाज के लिए। इस बार ये गेंद हाथ से छूटे, फुल टॉस, गेंद को खेला वहां पर, लेकिन एक बाउंस के बाद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हुए फील्डर के पास गेंद पहुंची, लेकिन एक रन का अवसर वहां पर बन चुका था। इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर 53, 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और कहना होगा कि जेसन होल्डर हालांकि अब तक कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 55 विकेट झटक चुके हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने अब तक उतने प्रभावी साबित नहीं हुए जितने कि दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने हुए हैं। और मोहम्मद इशाउद्दीन ने एक आंकड़ा फौरन हमारे सामने प्रस्तुत किया कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों को अब तक सिर्फ वो 12 मरतबा आउट कर सके हैं, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाजों को अब तक उन्होंने 43 बार आउट होकर वापस पवेलियन लौटाया है, जो कहीं ना कहीं हमारे इस बात की तस्दीक करता है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने बहुत ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का जहां तक सवाल है। Even the final delivery that was bowled, it was a slow full toss, and the question asked was, is it above the waist length or not? But the umpires did not call that as a no ball either. So the Indians have not been able to take advantage really of the extra that should have been awarded. 53 for 2 into the 10th over now, and it is Shepherd who's bowling from round the wicket again, and a side on action, not a over action, picking up a single there as it's driven straight to the long on fieldsman. जी हाँ अर्जुन, पहली मर्तबा देखा कि आज किसी गेंदबाज ने यॉर्कर लेंथ की गेंद का इस्तेमाल किया हो और बिल्कुल राउंड द विकेट आके क्रीज के कोने से लगभग साइड आर्म एक्शन से उन्होंने ये गेंद की थी और इस गेंद को अपने बल्ले से दूर रखने में वहां पर मुश्किल कामयाब रहे बल्लेबाज और फिलहाल एक रन जरूर मिल गया। 54, 2 विकेट के नुकसान पर तिलक वर्मा इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस एक रन की मदद से, और ईशान किशन अब 21 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। 54 for 2, and this time bowling from well behind the bowling crease, and it's been driven over the deep square leg boundary. Is it a 6? Is it a 4? But rounds have counted. Yes, it's a 6. 60 for 2. And really it's a mix of length this time by Shepherd. We were talking about how he has a side on action, and to understand that better, if you have been watching Lasith Malinga, he's able to use a side on action to bowl Yorkers, but bowling from well behind the bowling crease, that's very unorthodox, and pull for a 6. 60 for 2, and this time has he found the wicket? Shepherd, and yes, he has bowled the batsman Ishan Kishan out for 27 of 22 deliveries. It's a change of pace really. The previous delivery was hit for a 6 in the deep wind wicket area, and this time round bowling conventionally from round the wicket, Shepherd roughly at 140 kilometers per hour has clean bowled the batsman, and that is what we see if you're bowling conventionally. The Yorker length delivery beating Ishan Kishan. As a result, India has now lost the third wicket with a score of 60 on the board into the 10th over. 3 deliveries have been bowled. 27 रन बनाकर निराश कदमों के साथ इस समय ईशान किशन वापस पवेलियन लौट रहे हैं और ये गेंद क्रीज के बिल्कुल कोने से थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके गेंद उनके ऑफ स्टंप पर लगी और इस तरह से उनकी पारी का अंत हुआ। ईशान किशन ने 23 गेंदों का सामना किया अपने 27 रन बनाने के लिए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और जो साझेदारी रही तीसरे विकेट के लिए जो लग रहा था कि शायद बढ़ती हुई नजर आएगी, 42 रनों की साझेदारी वो जाकर यहां पर समाप्त हो गई। अब तक भारत की तरफ से इस पारी में सबसे बड़ी साझेदारी रही है। पहली विकेट के लिए सिर्फ 16 रन बने थे, दूसरी विकेट के लिए 2 और तीसरी विकेट के लिए 42 रन। Yes, the partnership fetched 42 runs of 26 deliveries. India is 60 for the loss of 3 wickets. We have Sanju Samson now who will be taking strike. Tilak Varma is at the non-strikers end, batting on 20 of 22 deliveries. And we would like to thank our scorer and statistician for that partnership score of 42 of 26 deliveries. India in a spot of bother right now into the 10th over. And Shepherd really making it count with his
round the wicket, right arm fast. And it was not a Yorker length delivery as one imagined earlier. It was at a good length, but it's really the seam that held its line, and it hit the off stump of the left-handed batsman. And that's how well Shepherd had bowled that third delivery, which allowed the West Indies to claim the third wicket with a score of 60 on the board. तो इस विकेट के गिरने के साथ ही इस समय ड्रिंक्स ब्रेक बीच मैदान पर चलता हुआ भारत का स्कोर है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आप में से जो श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हों उनके लिए मैं बता दूं कि आज भारतीय टीम में टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और ईशान किशन ने की, लेकिन पहला विकेट गिरा शुभमन गिल के रूप में 2.5 ओवर के बाद मात्र 16 के कुल स्कोर पर। दूसरा झटका भी भारत को बहुत जल्द लग गया था 18 के कुल स्कोर पर जब सूर्य कुमार यादव रन आउट होकर गए थे, और तीसरा झटका अभी अभी कुछ समय पहले 9.3 ओवर की समाप्ति पर उस समय लगा जब भारतीय टीम का कुल स्कोर 60 रन था। तो नए बल्लेबाज इस समय संजू सैमसन बीच मैदान पर हैं। देखना है कि तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी किस तरह से भारतीय पारी को वहां पर आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के हौसले निश्चित रूप से इस समय बुलंद हैं। संजू सैमसन पहली गेंद पर अपना खाता नहीं खोल पाए और इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन बैकफुट पे जाकर कट कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक इस अवसर पर। जैसे ही देखा कि गेंद की लंबाई थोड़ा सा कम है, अपना मौका ताड़ा, बैकफुट पे गए संजू सैमसन और इस चौके की मदद से अपने खाते की शुरुआत कर दी, अपनी पारी की शुरुआत कर दी। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 64 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर इस समय प्रगति पर है। ये स्ट्रोक अर्जुन निश्चित रूप से आत्मविश्वास को बल देगा जहां तक संजू सैमसन का सवाल है। और संजू सैमसन की यदि बात करें तो पिछले मैच के दौरान उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन देखने को नहीं मिले थे, मात्र 12 रन बनाए थे और रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा था। इसी बीच अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश करके दौड़कर रन चुरा लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक गेंद तक पहुंच पाए। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपनी अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और इस सिंगल की सहायता से भारत का स्कोर बढ़कर के अब पहुंच चुका है 65 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। संजू सैमसन 28 वर्ष के, तिरुवनंतपुरम में उनका जन्म हुआ और जिम्बाब्वे हरारे के मैदान पर उन्होंने 2015 में पदार्पण किया था T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जहां तक सवाल है। और कुल मिलाकर इस मैच से पूर्व 18 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है उनका 77 रन आयरलैंड के खिलाफ नाबाद रहते हुए, और कुल मिलाकर 313 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में लगभग 26 की औसत से। तो यहाँ तिलक वर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत कहीं ना कहीं 160-170 के आसपास का लक्ष्य जरूर देना चाहेगा वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन क्या भारत उस मुकाम तक पहुंच पाएगा? भारत अगर उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है अर्जुन, तो भारत को अपने विकेट जरूर सुरक्षित रखने होंगे, और खासतौर से मिडिल ओवर्स में किस तरह की बल्लेबाजी भारतीय बैटर्स करते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। And Sanju Samson playing quite well. He had rotated the strike earlier, this time playing it to the third man on the offside behind the wicket square, picking up a single. His score now moves on to 6, and India's score moves on to 66 for the loss of 3 wickets. We're into the 11th over right now, and the bowlers so far who have bowled for the West Indies are McCoy, Hussain, Joseph, Holder, Shepherd and Myers. Sanju Samson, we have a right-handed batsman at play and a left-handed batsman who's on strike now. Varma batting on 20, and this time looking to pull. Once again the change of pace, and this is what Holder has brought to this bowling attack into his third over, none for 14. And Tilak Varma has been struggling against Jason Holder, who was the player of the match in the first T20, which the West Indies won by 4 runs. And the ball in fact hitting the forearm, the left forearm of Tilak Varma. Was looking to pull it, but it's a change of pace that's been Holder's hallmark so far. Pitching it up this time. Has he pierced the gap with that drive? No. Finding the fielder in that long off area for a single. 67 for 3.
We will now be into the fourth delivery of the 11th over. And India had earlier scored 65 at the end of 10 overs. We drew some projection in terms of what the score would be after 20 overs. Is 130 on the board as long as India can build partnerships and protect its wickets. Sanju Samson on strike. Right-handed batsman batting on 6. Holder this time bowling it at good length, playing it square behind the wicket towards a third man for a single. Samson rotates a strike. Sensible batting by Samson so far. Batting on 7 of 5 deliveries. It's Varma on strike. Batting on 21. Rotate the strike when you're fresh to the wicket. 68 for 3 into the 5th delivery of this 11th over. Jason Holder, a thinking bowler, right arm fast medium, bowling from over the wicket. And has he given the opportunity and the length? And yes, Varma takes it for a 4 on the offside in that point area, deep point area. So India now moves on to 72 for 3. And Holder misdirecting the slower delivery, allowing the left-hander to free his arms. And India takes full advantage of it. जी उनके जोन में थी और किसी तरह की कोई कोताही उन्होंने नहीं बरती और गेंद को आसानी के साथ वहां पर सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कामयाब रहे। एक बाउंस के साथ भारत 72 3 विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करने का प्रयास, फील्डर वहां पर, लेकिन उनके ऊपर से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अपने जाल में फंसाने में लगभग कामयाब हो ही गए थे होल्डर। वहां पर 30 गज के दायरे के अंदर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था इसी तरह के शॉट के लिए। जानबूझ करके ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ की थी और कहीं ना कहीं आमंत्रित किया था कि गेंद को पुल करें या हुक करें, और ऐसे ही किया वहां पर तिलक वर्मा ने, लेकिन फील्डर के काफी नजदीक से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत अब 76 3 विकेट के नुकसान पर 6.91 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल भारतीय पारी आगे बढ़ रही है। संजू सैमसन ने अब तक 5 गेंदों में 7 रन बनाए हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तिलक वर्मा ने अब तक कुल मिलाकर के 29 रन बना लिए हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए। Into the 12th over now, it's 76 for the loss of 3 wickets, and Holder overdoing the slow delivery, pitching a shot, and Tilak Varma, who has a tendency to pull and cut, taking a full advantage of that. 2 consecutive boundaries of the last 2 deliveries. We're seeing a bowling change now. Akil Hussain into his second over. He's given away 8 runs in his first over. Left arm round the wicket spinner. And now the ball is slightly old, so he's able to grip it better against right-handed Samson. जी हाँ, सैमसन के लिए विद द आर्म अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए थे, लेग स्टंप की तरफ ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में वहां पर गेंद पहुंची। अगली गेंद क्रीज के कोने से कदमों का इस्तेमाल किया, आउट। निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की। इस श्रृंखला में दूसरा अवसर जबकि उन्होंने भारतीय बल्लेबाज की स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरते हुए उन्हें वापस पवेलियन की दिशा दिखा दी हो, और अकील हुसैन का वो अंदाज, चिरपरिचित अंदाज कि विकेट लेने के बाद दोनों उंगलियों को अपने कानों के ऊपर रख लेते हैं और उसका मुजाहरा एक बार फिर यहां पर करते हुए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। थोड़ा सा जैसे ही देखा कि गेंद को आगे की तरफ निकलकर मारने की मंशा है संजू सैमसन की, अपनी गेंद की लंबाई को थोड़ा सा कम किया, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और निकोलस पूरन जो कि स्टंप्स के बिल्कुल साथ खड़े होकर चिपके हुए थे, उन्होंने पलक झपकते स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरी और इस तरह से संजू सैमसन की पारी को समाप्त कर दिया। और भारत के लिए कहना होगा कि एक और झटका यहां पर लगता हुआ 76 4 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की समाप्ति के बाद। Sanju Samson stumped there by the wicketkeeper Nicholas Pooran, and Hussain, who was brought in by the captain Roman Powell, making it count here. Sanju Samson was batting quite sensibly, looking to go down the wicket. He hadn't faced the spinner and trying to take advantage of the left arm spinner bowling from round the wicket, but easily foiled there, and India losing their 4th wicket with a score 76 on the board. And I'm sure he's ruining it because the West Indians have made it really count.
Hussain was struggling in the second over. Remember, he was given the new ball earlier, but with this old ball, gripping it better, picking up a vital wicket here. Sanju Samson. So Hardik Pandya, the captain of the Indian side, is now on the batting crease with one slip in place, playing sensibly now, picking up a single in that onside area in front of the wicket. Rotating the strike at 77 for 4. We are now into the fourth delivery of the 12th over. It is Varma on strike. Tilak Varma batting on 29 or 26 deliveries. And Hardik Pandya, the captain, at the non-strikers end, batting on 1. The last wicket to fall was that of Sanju Samson for 7 of 7 deliveries. And Hussain, the left-arm spinner, into the fourth delivery of his second over. He has figures of 1 for 9. And Varma looking quite confident. This time playing on the back foot, pulling it towards that dip beat wicket area along the ground. And a single taken by the batsman, 78 for 4. And I think that would be sensible batting, Ashish, as long as they keep it along the ground and stay at the wicket. It's always risky to go down the track to a spinner you haven't really faced for any length of time, which is why Sanju Samson lost his wicket, 78 for 4. We are now into the fifth delivery of the 12th over. Hussain bowling from round the wicket and looking to sweep there, Hardik Pandya, but not able to make contact. The first slip in place for Hardik. Some pressure on the captain. Remember, the first T20 was lost by India by 4 runs. And we're seeing a lot of innovative captaincy here by the West Indian. Robin Powell. Final delivery. Looking to cut, but is able to only take a single. Will there be overthrows now? 79 for the loss of 4 wickets. So Hussain should be happy. 1 for 11 from 2 overs, Ashish ji. Good bowling there from the left arm spinner, making the decision from the captain count here. जी हाँ, न केवल स्पिन गेंदबाजों की अगर गेंदबाजी आप देखें, हालांकि एकमात्र ही स्पिन गेंदबाज है इस समय वेस्ट इंडीज के पास इस टीम का जहां तक सवाल है, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और तेज गेंदबाजों ने भी अब तक अपनी गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित किया है। जहां तक वेस्ट इंडीज की टीम का सवाल है, भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी, विषम परिस्थितियां इस समय प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना के इस मैदान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 अतिरिक्त रनों के साथ भारत का स्कोर 79 है 4 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा ने 27 गेंदों का सामना करते हुए एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अब तक 30 रन बना लिए हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने अब तक 2 रन बनाए हैं 3 गेंदों का सामना करने के बाद। हार्दिक पांड्या की यदि बात करें तो पिछले मैच में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, आज 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में यदि पिछले कुछ समय से आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, प्रभावित करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। अगली गेंद इस बार इसको फ्लिक करने के अंदाज में खेला, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में खड़े हुए फील्डर की दिशा में, एक आसान से रन के लिए दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलने में कामयाब। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर के अब 84 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर इस समय प्रगति पर है। कप्तानी की यदि बात करें हार्दिक पांड्या की, तो कुल मिलाकर इससे पूर्व 12 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 8 जीते हैं, 3 में कप्तानी करते हुए उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है और एक मुकाबला उनकी कप्तानी में टाई पर समाप्त हुआ था। इस समय भारतीय टीम के प्रशिक्षक और बल्लेबाजी प्रशिक्षक दोनों ही बैठे हुए इस मैच को देखते हुए और कहीं ना कहीं अपने मन में ताना बाना बुनते हुए कि किस तरह से टीम का संयोजन किया जाएगा आगामी विश्व कप के लिए, जो कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में अगले वर्ष होना तय है। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर अलजारी जोसेफ की और खेलने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं। यहाँ से यदि भारतीय टीम 11 रन प्रति ओवर भी बनाती है तब जाकर के कहीं 164 के स्कोर के आसपास पहुंचेगी, लेकिन अगर वर्तमान रनों की औसत रफ्तार ही बरकरार रहती है तो फिर भारतीय पारी संभवतः 130 के आसपास जाकर सिमट सकती है। भारत को रनों की रफ्तार भी बढ़ानी है और अपनी विकेट को भी सुरक्षित रखना है। अगली गेंद उठा करके खेला तिलक वर्मा ने इस बार, और क्या वहां पर फील्डर उस गेंद को लपक पाएंगे? जी नहीं, 2 फील्डर के बीच में गेंद संभवतः कैच लेने की संभावना जरूर की थी। तारीफ करनी होगी वहां पर वेस्ट इंडीज के क्षेत्र रक्षण की,
इस अवसर पर मैकॉय ने वहां पर यह प्रयास किया था गेंद को लपकने का, लेकिन गेंद उनके हाथों से लगती हुई संभवतः छूटी थी। गेंद काफी देर तक हवा में थी, बहुत ज्यादा दूरी हासिल नहीं कर पाए थे, गेंद हवा में उठी थी। जी हाँ, गेंद को लपकने का प्रयास मैकॉय ने किया, गेंद उनकी उंगलियों को छूते हुए जमीन को स्पर्श कर गई और इस तरह से एक मुश्किल जीवन दान मैं कहूंगा तिलक वर्मा को यहां पर मिलता हुआ। Yes, so the left-arm bowler Owen McCoy just missing out on that catch, but it's because Alzari Joseph is bowling at quite a quick pace, more than 140 kilometers per hour, and Varma not able to time that well. This time picking up a single as well towards that onside area in that deep mid-on field position. It's 83 for the loss of 4 wickets, 3 runs of the last 2 deliveries so far. And it's not been easy for Tilak Varma, but he has been consistent so far. 39 in the first T20 at Trinidad, and right now batting on 33. India cannot afford to lose him because Hardik Pandya, who is batting on 3 only of 4 deliveries, way into the 13th over. 4 deliveries have been bowled. The run rate just under 7. And Alzari Joseph has been picking up his pace. 1 for 17 into his 3rd over. Long run up. And the captain, Rovman Powell, knows how effective the bowling changes have been into this T20, having won the first one, where India lost by 4 runs at Trinidad. So we're seeing some field changes with Alzari Joseph bowling his 5th delivery and pitching it up. Driven straight but finds a fielder. 83 for 4. Still the 1 delivery to go. And as long as your fielders back your bowling, it's very difficult for the batsman really to score. Hardik Pandya batting on 3 of 5 deliveries. Not playing with soft hands. Alzari Joseph 1 for 17. And the batsman out so far has been Ishan Kishan, Shubman Gill, Suryakumar Yadav. And this time cutting it in square of the wicket. Finds a fielder at a deep point and a single scored. 85 for 4. That's sensible batting by the captain, Hardik Pandya, batting on 5. So 85 for 4 at the end of 13 overs. 83 4 विकेट के नुकसान पर, और बल्कि 1 रन अंतिम गेंद पर जो लिया उससे भारत का स्कोर फिलहाल बढ़कर के बल्कि 2 रन लिए थे और 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। स्कोर कार्ड में थोड़ी सी तब्दीली वहां पर। भारत की पारी के अब तक 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या के कप्तानी की बात कर रहे थे। कुल मिलाकर इससे पूर्व 12 मैचों में कप्तानी उन्होंने की है। 8 में जीत उन्होंने हासिल की है, 3 में पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1 मुकाबला टाई के रूप में समाप्त हुआ था और वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 2 मैचों में उनकी कप्तानी में 1 जीता 1 हारा। जबकि रोमन पॉवल की यदि बात करें तो कुल मिलाकर 5 मैचों में उनकी कप्तानी में 4 वो जीतने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ 1 ही मैच उन्होंने हारा है। नए ओवर की शुरुआत अकील हुसैन इस समय ओवर द विकेट आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए पहली गेंद को बैकफुट पे जाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट क्षेत्र में एक आसान से रन के लिए तिलक वर्मा ने। और तिलक वर्मा इस 1 रन की मदद से अपना ऑन स्ट्राइकिंग एंड पर 34 के व्यक्तिगत स्कोर पर 31 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने ये 34 रन अब तक बनाए हैं। जबकि हार्दिक पांड्या इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं 5 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। काफी बुद्धिमत्ता के साथ अब तक रोविन पॉवल ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है और गेंदबाजों ने भी उनको निराश नहीं किया है। जब जब चाहे उन्होंने छोर बदला हो या गेंदबाजी में परिवर्तन किया हो, कहीं ना कहीं दबाव डालने में और सफलता लेने में वेस्टइंडीज के गेंदबाज कामयाब होते हुए नजर आए हैं। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन जरूर मिल जाएगा इस अवसर पर। इस 1 रन की मदद से भारत अब 87 4 विकेट के नुकसान पर। औसत रनों की रफ्तार फिलहाल भारत की है 6.53 रन। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा पूरे आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति इस समय नजर आते हुए। अकील हुसैन की यह गेंद बिल्कुल स्टंप के नजदीक से बैकफुट पे जाकर इस गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाए लगभग चहलकदमी करते हुए दोनों बैटर्स ने अपने छोर को बदला।
इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 88, 4 विकेट के नुकसान पर। अगले 2-3 ओवर में लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता है, मौका मिले तो कुछ बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको अपने रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी यदि आप एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखना चाहते हैं वेस्ट इंडीज की टीम के सामने। अगली गेंद पर 1 रन और भारत के खाते में। भारत का स्कोर 89, 4 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की समाप्ति के बाद। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर, 1 रन का इजाफा हार्दिक पांड्या के कुल स्कोर में। 7 रन पर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं कप्तान हार्दिक पांड्या, जबकि अकील हुसैन लगातार इस ओवर में ओवर द विकेट आते हुए और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया। कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Tremendous shot there by Tilak Varma, reverse sweeping, premeditated stroke, and that's how you negate the spin bowling of Hussain. With that boundary, India now moves on to 93 for the loss of 4 wickets. Still the one delivery to go in this 14th over. Varma batting on 39 of 33 deliveries. Hussain, whose figures have now been disrupted because of the boundary, 1 for 19 into his 3rd over. Bowling from round the wicket, a quicker pace and just turning it on the onside behind the wicket for a single, rotating the strike easily. 94 for the loss of 4 wickets at the end of 14 overs. So Hardik Pandya is also looking good, playing quite well both off the front and the back foot. It's very important that they stay at the wicket, not go down the wicket in the enthusiasm of picking up quick runs. Still 6 more overs to go before India's innings comes to an end. 94 for 4 at the end of 14 overs. We're talking about 36 deliveries to go. What's going to be the captain, Robin Powell's strategy now? What tactics is he going to use? He's used a spinner already, that saves on time. And if you look at the projected score, if India score at the current rate, they will hit 134 at the end of 20 overs. If it's 8, 142. If it's 10, 154. Can India maintain that run rate of 10 runs per over? Obaid McCoy has been brought back into the attack. He's a left-arm fast medium bowler with 3 runs off his 2 overs so far. And now into his 3rd over. So this is a move by the captain to ensure that the run rate is slowed down. Varma is batting on 40 right now. And because he's on strike, McCoy has been brought in, Obaid McCoy. And Hardik Pandya, the captain of the Indian side, batting on 7 of 8 deliveries at the non-striker's end. The run rate is below 7. And Obaid McCoy has a ball in his hand which is quite old. Is it possible to see some reverse swing at this stage? That's the key question. With Varma batting on 40. गेंद मात्र 14 ओवर पुरानी है, लगता नहीं है कि शायद रिवर्स स्विंग यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन पहली गेंद लेग स्टंप की दिशा में भटकी हुई, स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन सीधा फाइन लेग जो कि 30 गज के दायरे के अंदर मौजूद है, गेंद फील्डर के हाथों में पहुंचती हुई। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं, भारत अभी भी 94, 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक के सबसे ज्यादा किफायती गेंदबाज रहे हैं मैकॉय, मात्र पहले 2 ओवर में 1.5 का उनका इकोनॉमी रेट, और इस बार किस चतुराई के साथ बैक ऑफ हैंड से उन्होंने ये स्लोअर वन की थी, अपने जाल में फंसाने की कोशिश। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है हवा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक बाउंस के बाद चली जाएगी 6 रनों के लिए, बल्कि वहां पर गेंद निकली है। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि शायद एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलेगी, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। Over the deep square leg area for a huge 6, a tremendous 6 of 60 meters distance. Ashish ji, it seems that Obaid is not able to take advantage of this ball, and as you said, that to change your swing is rather difficult at this stage, as long as the ball is preserved. And once again pitching it up, picking up a vital single. Will they convert it into 2? They do. And that is what good running between the wickets means. 100 has been brought up, 102 for 4 into the 15th over. तो 15वां ओवर चल रहा है, भारत इस समय 102, 4 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा अपने पहले
अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक के नजदीक हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जहां तक सवाल है, मात्र उनका दूसरा मुकाबला, पहले मुकाबले में उन्होंने शानदार 39 रन बनाए थे और आज अभी तक नाबाद हैं 48 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करने के बाद। अगली गेंद लेकर मैकॉय तैयार, बाएं हाथ से लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, क्या वाइड होगी? जी हां, निश्चित रूप से वाइड के साथ भारत को ये उपहार मिलता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, भारत के कुल रनों में इजाफा इस एक रन का, और पहली मर्तबा है जब इस ओवर के दौरान भारतीय रनों की औसत रफ्तार 7 से ऊपर मंडराती हुई नजर आ रही है। 7.10 रन इस समय रफ्तार भारतीय पारी की। कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता बहुत जल्द भारतीय बैटर्स को महसूस होगी और तिलक वर्मा ने कहीं ना कहीं उसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं, जिस अंदाज में उन्होंने पिछले 2 ओवर के दौरान बल्लेबाजी की है। तिलक वर्मा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद, इस बार फिर से धीमी गति की गेंद, इंतजार किया, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ। 49 पर पहुंच चुके हैं तिलक वर्मा, मात्र 1 रन दूर अपने पहले अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक से। शानदार बल्लेबाजी की है अब तक इस युवा खिलाड़ी ने, और मैं कहूंगा कि राहुल द्रविड़ जिस तरह से लगातार प्रयोग कर रहे हैं और नए नए खिलाड़ियों को अवसर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तिलक वर्मा पर जाकर निगाहें सबकी जरूर टिकी हुई हैं। Yes, just 1 run short of his half century, batting on 49. India 104 for 4 into the 5th delivery of the 15th over. Owen McCoy, another slow delivery, pitched up and driven in front of the wicket on the offside in that deep cover area for a single only. 105 for 4 with one more delivery to go in this left arm fast bowler's over. Owen McCoy with figures of none for 14 into his third over. And Hardik Pandya, the captain, is batting on 8. Varma batting on 49. And thanks to OP Varma ji, our scorer, we now know that the first 50 came in the 9th over, the first delivery of the 9th over, and the second one came in the 15th over itself. This time pitching it short and looking to cut it, but not square enough, which means India is 106 for 4 because a single has been taken. Good running between the wickets because the non-striker makes that call, Hardik Pandya. The 50 coming off of Varma. जी हाँ, और कुछ प्रवासी भारतीय जो कि इस समय स्टेडियम पर मौजूद हैं, उन्हें इंतजार है तिलक वर्मा के इस अर्धशतक का। अब तक 38 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बना चुके हैं तिलक वर्मा। देखना है कितना जल्द अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। 106, 4 विकेट के नुकसान पर, और इस गेंद के साथ ही उन्होंने वहां पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 39 गेंदों का सामना करते हुए 50 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए पहला अर्धशतक तिलक वर्मा ने पूरा कर लिया, और इसके साथ ही जो उनका चौकों और छक्कों का लेखा जोखा है वो भी आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 5 चौके लगाए हैं और 1 छक्का उन्होंने अब तक लगाया है। देखिए किस तरह से उन्होंने गेंद को प्लेस करते हुए वहां पर दौड़कर अपना 1 रन पूरा कर लिया था, और इस 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा करने के साथ ही जो उनके चेहरे की खुशी है, जो मुद्राएं हैं, जो शारीरिक हाव भाव हैं, वो यकीनन दिखाता है कि ये अर्धशतक उन्हें तमाम जिंदगी याद रहने वाला है। So Mohammad Ishauddin, who was our statistician, has brought it to our notice that the highest score is 84 not out by Varma, and this time Hussain bowling is next over, pitching it short, the left arm spinner, and it's easy for the batsman Varma to cut it, picking up a single, not able to pierce the gap as a single is taken with the ball going behind the wicket on the offside. 107 for 4. The strike has been rotated. Hardik Varma is batting on 8, the captain. So we have a right and left hand combination. Hussain into his 4th over now. Figures are 1 for 21. Bowling from round the wicket, and this time Hardik Pandya hits it over that deep mid-wicket boundary for a huge 6. We'll have to see the distance, but it's huge. India 113 for the loss of 4 wickets. With that 6 on the board in the 16th over, 2 deliveries have been bowled, and what I sense, Ashish ji, is that this right and left hand combination have got a measure of both Owen McCoy and now the spinner Hussain.
जी हाँ, भारत को इस समय रनों की आवश्यकता है, कुछ बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है और दोनों ही बैटर्स इस समय उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 113 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर इस समय प्रगति पर है। और अर्जुन, आपने देखा होगा कि जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो तिलक वर्मा दोनों हाथों को इस तरह से, जैसे मान लो छोटे बच्चे इंजन का कहीं ना कहीं मुद्रा बनाते हैं कि इंजन चल रहा है, रेलगाड़ी छुक छुक करके, उसी तरह की मुद्रा उन्होंने बनाई। और क्या ये संकेत दे रहे थे कि भविष्य में वो मिडिल ऑर्डर के भारतीय टीम के लिए इंजन साबित होने वाले हैं? और मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में निश्चित रूप से वो तमाम प्रतिभा है, वो सलाहियत है कि वो भविष्य में भारत में छोटे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर का इंजन साबित हो सकते हैं। Yes, and they are of that age group as well. Hardik Pandya, the young captain, so batting on 14 of 11 deliveries. Hussain into his fourth delivery of his fourth over, and just rocking on that back foot, playing it on the offside in front of the wicket in that deep cover area for a single, rotating the strike. And that's the understanding you need with Tilak Varma, who is a left-handed batsman batting on 51 of 40 deliveries and making that gesture after coming up with his half century. His highest score is 84 not out. Can he improve on that? The projections will work now if both these batsmen can continue this partnership. Hussain, this timing heaved, pulled in fact, but finding the fieldsman in that deep square leg area, not getting hold of it. As a result, India have lost the 5th wicket. Just when I was saying that the projected score can now be looked at, India's lost the 5th wicket with a score of 114 on the board. Ashish ji, I'm sure that's not good news with Hardik Pandya at the non-strikers end. So he's now moved on to the strikers end with one more delivery to go. But Hussain, the spinner, has done the job, picked up his 2nd wicket with a score of 114 on the board. ऑप्शन से बाहर की तरफ इस गेंद को उठा करके लपेट करके, अगर मैं कहूं, अपने बल्ले में खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, और उस प्रयास में गेंद को दूरी नहीं दे पाए, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। और मैकॉय जो कि वहां पर तैनात थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की, उस गेंद पर अपनी निगाहों को जमाए रखा और आगे की तरफ लगभग डाइव करते हुए उस गेंद को कैच को मुकम्मल किया। और इस तरह से तिलक वर्मा की पारी को उन्होंने समाप्त कर दिया है 51 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर। 41 गेंदों का सामना करने के बाद ये 51 रन उन्होंने बनाए हैं और जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। 59 मिनट तक बल्लेबाजी की है उन्होंने बीच मैदान पर रह के। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत देता है भारत को। और भारत के लिए अगर आप देखें तो जो साझेदारी है वो 5वें विकेट के लिए 38 रनों की रही। A valuable partnership of 38 runs, which means Akshar Patel is now come to the pitch, and he will be assisting the captain Hardik Pandya to improve on that score and ensure that the projections are met. Akshar is on strike now, yet to face a delivery, looking to take guard at the popping crease, making that mark now. Hardik Pandya, the captain, batting on 15 of 12 deliveries. We're into the 16th over now. Still one more over to go. One more delivery to go of Hussain. He has figures of 2 for 28. Expensive so far, but picked up the vital wicket of Tilak Varma. And this time just short of a length outside that off stump. The ball not quite spinning, but cutting it in front of the wicket for a single. So Akshar Patel has rotated the strike. He's off the mark. 115 for 5 at the end of 16 overs, and it would be interesting to see what the projection should be with 24 deliveries to go in the remaining 4 overs. If you are 116 for 5 and you can score at 10 runs an over, then we are looking at 150, 155 plus. If you can improve on that, maybe 160 plus. जी, मुझे लगता है अर्जुन, अगर भारत 150 के आंकड़े को यहाँ पार करना चाहता है तो इन दोनों बल्लेबाजों को बाकी के बचे हुए ओवर्स खेलने होंगे, क्योंकि ये भारत के अंतिम रिकग्नाइज्ड पेयर हैं जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी की पूंछ काफ़ी लंबी है इस T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में। अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई को बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है और इनसे आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, जेसन होल्डर एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 3 ओवर में 24 रन। पहली गेंद स्लोअर वन, अक्षर पटेल थोड़े से वहां पर निराश कि टप्पा खाने के बाद गेंद उनके बल्ले पर आई तो जरूर, लेकिन उसका कोई फायदा वो नहीं उठा पाए। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जेसन होल्डर के द्वारा। Into the second delivery now, Jason Holder figures of none for 24 into his fourth over now. Akshar Patel on strike, batting on 1, and Hardik Pandya at the non-strikers end, batting on 15 of 12 deliveries. Jason Holder bowling from over the wicket, right arm fast medium, pitching it up, and it is another single this time, playing it straight towards that long off fielder in front of the wicket. And India's score now moves on to 116 for 5. And I'm sure the West Indian captain, Rovman Powell, will not mind that, as long as he's picking up singles, rotating the strike. And a dot ball is always advantageous to the bowling side, as long as India does not score at 10 runs and over. Because anything above 150, 160 is going to be very challenging on this track here at the Providence Stadium in Guyana, the West Indian Islands. Next delivery, once again played on the onside by Hardik Pandya, and the long on-fieldsman coming into play. Single taken, 117 for 5. 3 deliveries so far in the 17th over. And Akshar Patel is on strike now, batting on 2. We have a right and left-hand combination, but unlike the previous pair, Tilak Varma, who was in form as the opening batsman for India, 1 drop in fact, and this time a single picked up square of the wicket for a single, 118 for 5. We are seeing a rotation of strike here. Hardik batting on 16, Akshar batting on 3, but do they have the depth right now to go for 10-15 runs and over, Ashish ji? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ बड़े स्ट्रोक्स पूरी तरह से पारी का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जेसन होल्डर लगातार अपनी धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बार भी ये धीमी गति की गेंद, इस गेंद को हल्के से पुश के ऑफ साइड में कवर क्षेत्र में गेंद फील्ड होती हुई 30 गज के दायरे के अंदर मात्र 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से भारत अब 119, 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पहुंचे 17 पर। दाएं और बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर है, भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए। अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज पिछले मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे, अपने बल्ले से मात्र 13 रन बनाए थे उन्होंने, और मैकॉय की गेंद पर हिटमायर को अपना कैच दे बैठे थे। देखना आज क्या कुछ कर पाते हैं। होल्डर की अगली गेंद, और इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया, लीडिंग एज, गेंद हवा में है, क्या लपकी जाएगी? नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई, और कहीं ना कहीं 1 रन जरूर मिलेगा अक्षर पटेल को, लेकिन निराश होंगे अर्जुन पूरी तरह से अपने स्ट्रोक से। धीमी गति की गेंद को पढ़ने में एक बार फिर से नाकामयाब रहे अक्षर पटेल। इस 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर अक्षर पटेल हैं, बल्कि 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत 120, 5 विकेट के नुकसान पर। And this is what happens when you are facing a slow delivery, not able to time it, and lucky not to be declared out, not to be caught in that mid-wicket area as the ball was spooned. And India lucky not to lose their 6th wicket, 120 for 5. And Hardik batting on 17, Akshar batting on 4, both not out. And we have the tail after that with Chahal, Ashdeep, Mukesh, Bishnoi, all bowlers. So Alzari Joseph has now been brought into the attack. Ashish G 1 for 19 of his 3 overs so far into his final over, and a quick bowler as well, making Akshar play it off his hips in that leg side area behind the wicket for a single. So they've rotated the strike. Hardik batting on 17 of 14 deliveries, and what we have seen from Alzari Joseph is his ability to bowl quick. If he can pitch it up at more than 140 kilometers per hour, he can certainly make the ball talk and make it difficult for Hardik Pandya. जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पहली गेंद लगभग 141 किलोमीटर की रफ्तार से थी। एक बार फिर से तैयार वहां पर अल्जारी जोसेफ।
अपने कोटि का चौथा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद लॉफ्ट करने की कोशिश, क्या गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी? जी हां, 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से होती हुई, और इस छक्के की मदद से भारत का स्कोर कुनाचे भरता हुआ पहुंच गया है अब 127, 5 विकेट के नुकसान पर। इसी तरह के स्ट्रोक की आवश्यकता है क्योंकि बहुत ज्यादा गेंदें अब बची नहीं है, और हार्दिक पांड्या से बेहतर इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी और भला कौन कर सकता है। Absolutely right. If you see the bowling action of Alzari Joseph, we saw the grip, in fact his wrist fall, unlike the way he was bowling earlier, and that allowed Hardik Pandya to take advantage, scoring a 6. And a similar delivery outside the off stump. We saw no footwork from Hardik Pandya, was not able to take advantage of it, but that just shows the state of mind of the bowler at this stage of the innings. 127 for 5. It has been a seesaw performance so far. Every time India has been on top, they lost a wicket. Into the fourth delivery of the 18th over, Hardik Pandya batting on 23, thanks to the 6 of the previous delivery. Akshar Patel at the non-strikers end batting on 5. India 127 for 5. We are looking at less than 3 overs to be bowled now before the innings comes to a close. This time pitching a shot and pulling it, hooking it almost unconventionally in front of the wicket towards that deep mid-wicket area. 128 for 5. Hardik Pandya rotating the strike, batting on 24. A short delivery halfway down the track, and Alzari Joseph struggling in this particular over, whereas they should have been taking advantage after picking up the earlier wicket. 127 for 5. Alzari Joseph 128 for 5 in fact. 2 more deliveries to go. Fairly long run up by this West Indian bowler. This time bowling a slower delivery. Akshar Patel picking up a single in that short mid-off area. Rotating the strike 129 for 5. Hardik Pandya on strike, batting on 24 or 17 deliveries. Akshar batting on 6 or 7 deliveries. And this has not been a very happy over for Alzari Joseph. 1 for 28 into his final delivery of the 4th over. T20 only allows 4 overs per bowler, and we'll have to wait and see what Joseph has in his bag of tricks, bowling from over the wicket, and he bowls a Yorker, confusing Hardik Pandya, and bowls him cleanly. Hardik Pandya dismissed for 24. And just when the batsmen were getting on top, India lose another wicket. 129 for 6. Alzari Joseph with a Yorker has dismissed the Indian captain. और अर्जुन देखिए किस चतुराई के साथ वहां पर उन्होंने गति का सम्मिश्रण किया है। पिछली गेंद धीमी गति की गेंद, और इस बार लगभग ब्लॉक होल में गेंद 142 किलोमीटर की रफ्तार की, और हार्दिक पांड्या के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो अपने बल्ले को नीचे की तरफ लेकर के आते, घुटनों के बल झुकते हुए गेंद उनकी स्टंप्स पर जाकर लगी चुकी थी, और हार्दिक पांड्या इस तरह से 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 18 गेंदों में जो उन्होंने ये 24 बनाए हैं, वापस पवेलियन लौट रहे हैं। निराश होंगे और जानते हैं कि अब बल्लेबाजी में बहुत कुछ बचा नहीं है भारतीय टीम के पास। ऐसे में 150 का आंकड़ा छूना भी भारत के लिए अब मुश्किल प्रतीत हो रहा है। Yes, the tail is wagging now with the 6th wicket falling. His score is 129. Hardik Pandya dismissed for 24. Clean bowled by Alzari Joseph. Tremendous Yorker. Anyone watching how to bowl a Yorker in the death overs should certainly have a view of this particular delivery. He was not able to hold his wrist in the earlier deliveries, but in the final one he was able to, and the reason is that the ball is old, it's easy to grip it, but if your wrist drops, then you're not able to hit the base of that off stump, which he did in the final delivery of his 4th over. India 129 for 6 after the end of 18 overs, which means 2 more overs to go, 12 deliveries. What will happen now? Obed McCoy bowls the first delivery, is declared a wide by the umpire going down the leg side. 130 for 6. Extras helping India. Akshar Patel on strike, batting on 6 or 7 deliveries. McCoy none for 16 of his 3 overs so far. And Ravi Bishnoi, he's at the non-strikers end. Ravi Bishnoi, remember, has been brought in place of Kuldeep Yadav. There are 2 theories. One is injury and the other is his record against the captain, Robman Powell.
This time playing it on the back foot square, cutting it to the fielder on the offside, just behind the wicket. In that backward point for a single, 131 for 6. And Ravi Bishnoi is on strike now, yet to open his account. Ubaid McCoy has had a mixed spell so far, none for 17 into his fourth over. We saw the opening over bowled by McCoy. In fact, he just gave one run, this left arm fast medium bowler, and then he struggled in the second and third over. But into this fourth over, he's bowling to the tail right now, Ravi Bishnoi. India 131 for 6 into the 19th over, second delivery. And Ravi Bishnoi doing well to play it across the line to the fielder at long on for a single, 132 for 6. Akshar Patel will now have to take on the lead, batting on 7 of 8 deliveries. The current run rate is 7.2. And any projections looking at 150 now, with 4 more wickets in hand. And this time Akshar Patel looking to pull it, but finds the fielder at long on. Doing well to pick up 2 runs, converting that single into a 2. 134 for 6. And this is what pressure is all about at this stage. Ashish ji, McCoy with figures of none for 20 into his fourth over now. जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब देखना है कि बची हुई 9 अधिकृत गेंदों में क्या भारत 150 के आंकड़े को छू पाता है या फिर नहीं। अक्षर पटेल 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। रवि बिश्नोई की अगर आप बात करें तो 10 मैच इससे पूर्व जो उन्होंने खेले हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, उसमें सिर्फ 10 रन ही वो अब तक बना पाए हैं। 8 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। तो ज़्यादातर बल्लेबाजी या जो ज़्यादातर दायित्व रहेगा स्कोरिंग करने का, वो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल पर रहेगा और अक्षर पटेल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश करेंगे रवि बिश्नोई। अगली गेंदबाज के के ऊपर से उठ खेलने की कोशिश, 2 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। भारत इस चौके की मदद से 138 6 विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर प्रगति पर है। 9 छक्के अब तक इस पारी में भारत की तरफ से लगाए जा चुके हैं भारतीय बैटर्स के द्वारा। लेकिन भारत जिस मंशा के साथ मैदान पर उतरा था टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए इस स्टेडियम पर कि लगभग 160-170 के आसपास का लक्ष्य वो देगा, उससे फिलहाल काफी दूर नजर आ रहा है। अक्षर पटेल अपनी एकाग्रता हासिल करते हुए अगली गेंद के लिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक से हो नहीं पाया। परिणाम स्वरूप गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा इस अवसर पर। इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ अब 139 6 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर की अंतिम गेंद का आना बाकी है। रवि बिश्नोई क्या करेंगे इस अंतिम गेंद पर? क्या कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश एकाग्रता हासिल करते हुए? ये गेंद धीमी गति की गेंद को पुल किया, लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया और स्ट्राइक इस तरह से रहेगी एक बार फिर से रवि बिश्नोई के पास 20वें ओवर की पहली गेंद पर। Yes, so the score is 140 for the loss of 6 wickets, which means 6 deliveries to go into this last over, and have the West Indians maintained their over rate, because that will determine whether fielders are within the circle or not as a penalty. Is it a free hit or not? It is 140 for 6. जी हाँ, 139 for 6. 140 दरअसल अर्जुन, 139 6 विकेट के नुकसान पर। जो स्कोर बोर्ड पर है वो 139 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि हमारे स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा बता रहे हैं कि 140 है 6 विकेट के नुकसान पर। तो हम बहुत जल्द आपको सही स्कोर बताएंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि आप जैसे ही पारी समाप्त होगी भारत की, आप हमारा विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे फ्री हिट 2020। इसी बीच अगली गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई गेंद, और निकोलस पूरन ने वहां पर आसानी के साथ हवा में ऊंची उठी हुई इस गेंद को लपकने में कोई गलती नहीं की, और इस तरह से 7वां विकेट भी भारत का गिरता हुआ। अक्षर पटेल मात्र 14 रन बनाकर निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं। And that is what the side-on action brings. The ball coming on quicker. Akshar Patel looking to pull it, but the ball came on too quickly onto the bat, and as a result, the ball was spooned up
and the wicketkeeper Nicholas Puran picks up an easy catch, which means that India has lost a 7th wicket, not on 140 but 139 on the board. And just when we're talking about whether India will hit 150 or not, struggling now, because now we have the tail wagging with Akshar Patel, the last recognized batsman, dismissed. And it's now up to the bowlers. So can they use a long handle to effect or not? And if you look at the lowest total so far, it's been 138, 19.4 overs. And this was in the 1st of August 2022. So by T20 standards, India has been struggling quite a bit. And what we're seeing from Shepherd has been his slinging action has been a source of discomfort. Arshdeep Singh is now come on to the batting crease into his 7th innings now. Not much of a record to speak of. Ravi Bishnoi batting on 1. It's very important for Arshdeep to rotate the strike, make the most of the last 5 deliveries. And this time another quick delivery. We'll have to wait and see what happens. In fact, the ball goes all the way to the boundary, catches the top edge. India 143 for 7. 4 coming off behind the wicket in that fine leg area on the onside. And Arshdeep Singh took his eye off the ball, but runs count at this stage. 4 more deliveries to go in this 20th over. And I'm sure the bowler is not happy with that result. 143 for 7. 4 more deliveries to go. Arshdeep on strike, left-handed batsman. We have Shepherd bowling his 3rd delivery, and this time pitching it up and doing well to connect with a single picked up behind the wicket on the onside. So Arshdeep showing plenty of character at this stage, batting on 5 of 2 deliveries. And Shepherd doing well to pitch it up. That's what you need at the dying over of this 20 over match. जी कहीं ना कहीं पुछल्ले बल्लेबाजों के सामने शॉर्ट पिच गेंदों से भी परीक्षा लेने की कोशिश इस ओवर के दौरान हुई है और 144 7 विकेट के नुकसान पर 3 अधिकृत गेंदों का आना अभी भी बाकी है। इस समय बिश्नोई तैयार हैं, इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और इस बार धीमी गति की गेंद को उठा कर खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक, बल्कि 6 रनों के लिए। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि शायद एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकली है, और इसके साथ ही भारतीय पारी के 150 रन पूरे होते हुए 7 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ की इस गेंद को मिड विकेट की तरफ जिस अंदाज में खेला, एक मंजे हुए बल्लेबाज के रूप में नजर आए वहां पर रवि बिश्नोई, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए उन्होंने ये रन अपनी टीम के लिए हासिल किए थे। अगली गेंद पर 1 रन दौड़कर और बना लेंगे। इस 1 रन की मदद से भारत अब 151, 7 विकेट के नुकसान पर। हर रन महत्वपूर्ण है और इस पिच पर यकीनन तौर पे वेस्ट इंडीज के बैटर्स को भी रन बनाना कोई बहुत आसान नहीं होगा, ये देखते हुए कि भारत के पास स्पिनर्स की एक मजबूत इकाई मौजूद है, और ऐसे में उनके खिलाफ रन बनाना निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए भी यकीनी तौर पे आसान नहीं होने वाला। अंतिम गेंद स्टंप्स की तरफ, यॉर्कर लेंथ की गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले की जड़ से लगती हुई गेंद इससे पहले कि फॉलो थ्रू में गेंदबाज के द्वारा खुद फील्ड की जाए। 1 रन के लिए छोर बदला, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब भारत का 20 ओवर की समाप्ति के बाद 152, 7 विकेट के नुकसान पर। और अब जीत के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को यहां पर निर्धारित 20 ओवर में 153 रन बनाने होंगे। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद
कमेंटेटर अर्जुन चौधरी, स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा और स्टेटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन के साथ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला इस समय प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना पर खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 152 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और अब वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 153 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 20 ओवर में। तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय ब्रेंडन किंग और काइल मायर्स के रूप में वेस्ट इंडीज की टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारत की तरफ से आक्रमण की शुरुआत इस समय हो रही है कप्तान हार्दिक पांड्या की तरफ से। पहली गेंद और इस गेंद को खेलने का प्रयास और इसके साथ ही क्या भारत को सफलता? जी हां, ब्रेंडन किंग इस समय बिना खाता खोले हुए वापस पवेलियन लौट रहे हैं। हार्दिक पांड्या की गेंद जिस पे ड्राइव खेलने की कोशिश की और कवर क्षेत्र में वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को लपकते हुए सूर्य कुमार यादव डाइव करने के साथ उन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया और भारत को शुरुआत में ही पहली गेंद पर यह सफलता मिलती हुई ब्रेंडन किंग बिना खाता खोले हुए इस समय वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अर्जुन, निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजी की जहां तक सवाल है, एक स्वप्निल शुरुआत कहेंगे, शायद इस तरह की शुरुआत को खुद हार्दिक पांड्या को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ब्रेंडन किंग का ये ड्राइव हवा में थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ उस गेंद को आगे की तरफ डाइव करके मुकम्मल किया और इस तरह से ब्रेंडन किंग की पारी को समाप्त कर दिया। Well, a tremendous start by India, picking up the first wicket without a score by the West Indian side. We saw in the innings when India was batting, Owen McCoy also was about to pick up a wicket on the very first delivery. We're seeing a repeat of that performance with a result. One wicket has fallen without a score on the board. Brendan King dismissed for a duck. And one got the sense that there was some late swing there from the new ball. And Surya Kumar Yadav picking up a tremendous catch. Once again, we are seeing some late swing because you're pitching the ball up. Hardik Pandya. And it has been driven. Fielder cutting it off in that deep point area. With the score now 2 on the board for the loss of 1 wicket. And I think the stint with batting by Hardik Pandya has certainly given him the confidence. But unless you're backed by your fielders, you won't pick up a wicket. And what we're seeing here is a young Indian side in this T20 match. They're trying to make it count, not allow the West Indians to get away with it. Remember, they won the first T20 by 4 runs. जी हाँ, हार्दिक पांड्या की युवा ब्रिगेड है ये और देखते हैं कि किस तरह से ये युवा ब्रिगेड आज वेस्ट इंडीज के सामने जो लक्ष्य है उसे सुरक्षित रख पाने में कामयाब रहती है, किस तरह से चुनौती वहां पर समाप्त करती है वेस्ट इंडीज की टीम की। काइल मायर्स और जॉनसन चार्ल्स इस समय वेस्ट इंडीज की पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए पहले ओवर की 3 गेंदों पर 2 रन और 1 विकेट का नुकसान वेस्ट इंडीज की टीम के लिए। जीत के लिए जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को 153 रनों की आवश्यकता है। हार्दिक पांड्या एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए और फिर से ये आउट स्विंग और गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, एक और विकेट ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से पहली सफलता वहां पर हार्दिक पांड्या को मिली थी और इस तरह से दूसरा झटका इस समय वेस्ट इंडीज की टीम को लगता हुआ। जॉनसन चार्ल्स इस समय वापस पवेलियन लौटते हुए काफी निराशा भरे कदम और पवेलियन तक का रास्ता अर्जुन उनके लिए काफी लंबा होने वाला है। ड्राइव करने की कोशिश वहां पर की, गेंद को हवा में खेल बैठे और पॉइंट क्षेत्र पर तिलक वर्मा ने आसानी के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया और चार्ल्स की पारी को समाप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर नहीं। पहले मुकाबले में भी सिर्फ 3 रन बना पाए थे और आज के इस मुकाबले में मात्र 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। Well, one assumes that reverse swing can only be done with the old ball, but it requires a strong wrist movement, and as long as you can bowl with the shine, even though there's shine on both sides, we're seeing late swing here, and the second wicket to fall off the West Indies with the ball pitched up and the point fielder doing the rest with India. Now on top,
2 wickets have fallen in the last 4 deliveries. Charles, the second wicket to fall. Brendan King was the first wicket to fall on the very first delivery of this bowling innings by India. And the West Indies struggling at this stage with Hardik Pandya, the captain, leading from the front. He had batted as well and now bowling the very first over with the new ball. Strong wrist movement, pitching it up, bowling wicket to wicket, and that has allowed the fielders to come into play. And the second wicket has fallen. Those who have tuned in would have expected a stronger fight back from the West Indians. And once again, we are seeing late swing to the left-handed batsman Puran, who is a wicketkeeper as well. Struggling at this stage, Hardik Pandya on charge, motivated by a strong performance. And Tilak Varma, who picked up the catch at point there, coming up with a strong half-century when India batted the first time round. Now the final delivery of this first over. Bowling from round the wicket, and this time off a good length. Bowling a strong in-swinger, an out-swinger to the left-handed batsman, dot ball. So India's made a point in this very first over itself, picking up 2 wickets of the opener and the first drop batsman. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के द्वारा, और जिस तरह से उन्होंने यहां पर शुरुआत की 4 गेंदों को आउटस्विंग कराने में कामयाबी हासिल की, और उन 4 आउटस्विंग होती गेंद पर वेस्ट इंडीज के 2 बैटर्स वापस पवेलियन का रास्ता देख चुके। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खेलने के प्रयास में निकोलस पूरन पूरी तरह से चूकते हुए, और बाकी का काम पूरा किया ईशान किशन ने। पहले ओवर की समाप्ति हुई, एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ हार्दिक पांड्या का। नए ओवर की शुरुआत हो रही है अर्शदीप के द्वारा। बाएं हाथ से तेज गति के गेंदबाज, पहली गेंद, ये गेंद भी स्विंग थी, टप्पा खाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगभग सीधी रहती हुई, और इस गेंद को हल्के से पुश जरूर करने में कामयाबी हासिल की थी अपने ऑन साइड पर, लेग साइड पर, और 1 रन आसानी के साथ जुटा लेंगे इससे पहले कि गेंद वहां पर फील्ड हो सके। इस 1 रन की मदद से मायर्स ने अपना खाता खोला। वेस्ट इंडीज की टीम 3 रन, मात्र 2 विकेट का नुकसान अब तक उसे हो चुका है। निकोलस पूरन, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, 41 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी, मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए तैयार हैं 1 स्लिप के साथ अर्शदीप। और इस बार ये गेंद आउट स्विंग, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद पहली स्लिप की तरफ, और क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर। एलबीडब्ल्यू की अपील। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि गेंद बल्ले से टकराने के साथ ही किनारा लेती हुई शायद पहली स्लिप के स्थान पर चली गई है और उसे लपक लिया गया है, लेकिन गेंद वहां पर उससे पहले पैड पर जाकर टकराई थी, और एलबीडब्ल्यू की अपील, अंपायर ने आउट करार दिया है डीआरएस वेस्ट इंडीज की टीम के लिए। और ये देखिए किस तरह से गेंद बल्ले का किनारा छोड़ती हुई पिछले पैड पर जाके लगी, और पहले क्षण में हमें एक बिल्कुल आसास ऐसा हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है। एलबीडब्ल्यू की अपील को रिव्यू किया गया है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज के द्वारा। क्या यहां पर निकोलस पूरन को वापस पवेलियन जाना पड़ेगा? क्या गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क था? Well, what we can see here is how the ball is able to hold its line. It has not swung in or out, but just swung enough to come in, hold its line, and that's what prompted the umpire to give a decision in Arshdeep's favor. It's a new ball, while at the same time it's holding its line after swinging. It's quite amazing the way both the bowlers have bowled. Arshdeep and before him Hardik Pandya, with a possible 3rd wicket to fall of the West Indies. Myers batting on 1. What is the 3rd umpire rule? Not out. And that's what technology can help you. But with the naked eye, it did look to be ruled out correctly. So West Indies survive the fall of the 3rd wicket. So it's only 2 wickets which have fallen now, because the review has ruled that the ball would have missed the off stump by a whisker only. And that's how well Arshdeep is bowling, following the lead of Hardik Pandya in the first over. तो ग्रेगरी ब्रैथवेट जो कि टीवी अंपायर हैं,
रिव्यू पर तमाम रिप्लेस देखने के बाद उन्होंने बहुत आसान से फैसला था उनके लिए, कोई मुश्किल भरा फैसला नहीं था। गेंद निश्चित रूप से विकेट्स को छोड़ती हुई जा रही थी। अगली गेंद और इस बार गेंद में एक बार फिर से खासा स्विंग बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, टप्पा खाने के बाद और उससे पहले हवा में बाहर की तरफ निकलती हुई। और ये देखते हुए कि भारतीय गेंदबाजों को इस समय खासा स्विंग मिल रहा है, एक स्लिप की जगह अब 2 स्लिप लगा दी है अर्जुन कप्तान हार्दिक पांड्या ने। Absolutely right, and the right decision to take. And what we're seeing is late swing here with the ball straightening up as well every now and then, which gives some indication of reverse swing. But how is that possible with a new ball? But we're seeing that from Arshdeep, and this time playing on the front foot in front of the wicket on the offside for a single in that short mid-off area. So West Indies are rotating the strike. Myers batting on 41 on strike, and Puran, the wicketkeeper batsman, has taken the single, opened his account batting on 1, 4 for 2. Way into the second over now. Arshdeep Singh has maintained his length. Done for 2 or 4 deliveries so far. And this time wrapping the batsman on the pads as well. Very difficult for the batsman to play with a straight bat, either on the on or the offside. And that's how well Arshdeep, this left arm fast medium bowler, is bowling. And I'm sure the conditions have something to do with it as well. There must have been a discussion before this bowling attack started their innings to keep the ball up, which is something that we didn't see from the West Indian fast bowlers. 4 for 2, one more delivery to go, and playing with a straight bat there. Arshdeep pitching it up, bowling it wicket to wicket, and allowing the conditions to make the ball move. जी बिल्कुल। और अर्जुन, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो मैदान पर सूर्य की रोशनी नज़र आ रही थी, लेकिन इस समय ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से दोनों ही छोर से भारतीय गेंदबाजों को इस समय खासा अच्छा स्विंग मिल रहा है और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के लिए खासी मुश्किल भरा समय। अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं और इसके साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज का टीम का स्कोर 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। 2 अक्टूबर 1995 को जन्मे निकोलस पूरन, अगर मैं कहूं कि वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की रीढ़ है तो शायद गलत नहीं होगा। खासा अच्छा प्रदर्शन रहा है। 76 मैचों में पिछले 1527 रन उन्होंने बनाए हैं, लगभग 25 की औसत से 130 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन जिस तरह का उनका प्रदर्शन अभी हाल ही में संपन्न हुई मेजर सुपर लीग में रहा, वो यकीनन काबिल तारीफ था। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हार्दिक पांड्या की खूबसूरती के साथ उठा करके खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए पहला बड़ा स्ट्रोक, जबकि हम निकोलस पूरन की वहां पर चर्चा कर ही रहे थे कि क्या शानदार बल्लेबाजी करने में वो कामयाब रहे हैं, ठीक उसके अनुरूप इस समय प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से पूरी एकाग्रता के साथ हार्दिक पांड्या के इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे थर्ड मैन की तरफ फील्डर मौजूद 30 गज के दायरे के अंदर अर्शदीप है, वहां गेंद को फील्ड कर लेंगे आसानी के साथ। रन बनाने की तमाम संभावना इसी के साथ समाप्त कर दी। निकोलस पूरन ने मेजर सुपर लीग के फाइनल मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क के लिए 137 रन बनाकर जो पारी खेली थी नाबाद रहते हुए, वो यकीनन उनके मनोबल को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उठा चुकी है। मात्र 55 गेंदों का सामना करते हुए ये रन उन्होंने बनाए थे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पिछले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भी बल्लेबाजी की थी। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ हद तक भिन्न है। इस बार गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का निचला किनारा लेते हुए विकेट कीपर ईशान किशन के दाईं तरफ से गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी, लेकिन स्लिप कॉर्नर में खड़े हुए फील्डर ने गेंद को जाकर वहां पर फील्ड किया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां थ्रो कर पाते, आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए गए। इन 2 रनों के साथ वेस्ट इंडीज 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। वेस्ट इंडीज के समर्थक दर्शकों की और टीम प्रबंधन की निगाहें इस समय निकोलस पूरन पर होंगी। निकोलस पूरन 27 वर्षीय खिलाड़ी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, खासतौर पे। इसी बीच अगली गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को कट कर दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Tremendous boundary there by Puran. Remember, he scored a 6 of this over as well. 10 runs so far.
And what we are seeing now is Hardik Pandya, the captain of the Indian side, is struggling in his second over, the third over of the Indian bowling innings, pitching a shot, giving room outside the off stump and allowing Pooran to free his arms, picking up a boundary behind the wicket square for a boundary. So the score now picks up 16 for the loss of 2 wickets into the third over, and Hardik Pandya looking to bowl that in swing, slower delivery now, pulled towards that deep square leg area for a single. 17 for 2, and somehow one gets the impression that the initiative has been lost. Hardik Pandya not able to get the ball to reverse, but the swing holding its swerving line, and that's been easily read by Pooran. And now Myers is batting on 1. So tables can turn very quickly in the T20 format. The last delivery of this third over, 17 for 2. The West Indies, short delivery, slow, and played a beautiful leg glance there. Myers, another boundary, an expensive over by Hardik Pandya. It's 21 for 2 at the end of 3 overs. Myers moves on to 5 not out, and Pooran, who will be at the striker's end, batting on 14. And what we have seen now, Ashish ji, is a complete reversal of fortune. The first 12-13 deliveries put entire pressure on the West Indian batsmen. We saw plenty of reverse swingers there, late swing, which allowed India to pick up 2 early wickets, possibly a third as well, before the review was called. And now all of a sudden we are seeing 2 boundaries and 1 6 in this third over. जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्विंग तो अभी भी मिली हार्दिक पांड्या को इस ओवर में, लेकिन जो लेंथ थी वो नियंत्रित नहीं रख पाए. कुछ गेंदें उन्होंने बैक ऑफ लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ की, जिसकी वजह से उस स्विंग का फ़ायदा नहीं मिला उन्हें. जो कंडीशंस हैं उसका फ़ायदा इस समय ज़रूर उठाना चाहिए. और नए ओवर की शुरुआत अर्शदीप के द्वारा पहली गेंद पर 1 रन और जुटा लिया गया. इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब वेस्ट इंडीज़ का 22, 2 विकेट के नुकसान पर. निकोलस पूरन इस 1 रन की मदद से 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद, और काइल मायर्स इस समय 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं. टीम के उप कप्तान हैं. तेज गति की गेंदों के सामने उनका प्रदर्शन अमूमन अच्छा रहता है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आते हैं. अर्शदीप एक स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से, इस बार लेट स्विंग, गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर नहीं था और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी. इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के 26, 2 विकेट के नुकसान पर. 2 विकेट भले ही गिरे हों वेस्ट इंडीज की टीम के, लेकिन पिछले 2 ओवर से जिस तरह से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की जा रही है वेस्ट इंडीज के इन दोनों बैटर्स के द्वारा, और वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. Well, if you look at the length that Arshdeep is bowling, it's very good, and it's unlucky that he went for runs there because of the field restrictions in the power play phase. 26 for 2, and this time bowling a poor delivery wide outside the off stump, a half volley for Myers to free his arms. The left-handed batsman picks up an easy boundary. It's 32 for 2, and Arshdeep is now losing the opportunity after India put the West Indies on the back foot with 2 quick wickets. And what we are seeing from both Hardik Pandya and Arshdeep, Ashish ji, is the fact that the wrist is falling. In fact, this was not even a boundary, it was a 6, and that's how well Myers had connected with the ball. 32 for 2, we're into the 4th over, and suddenly the target of 153 seems gettable, with both batsmen batting on 15 not out. Myers batting on 15 of 6 deliveries, and Pooran batting on 15 of 11 deliveries. Arshdeep bowling his 4th delivery of his second over, slower delivery, and wrapped the batsman on the pads. He's been declared out by the umpire, but we'll have to wait and see if there's going to be a review. Is the review allowed? A second review allowed? We'll have to wait and see if the West Indies actually take the decision. They do, in fact. Myers indicating to the umpire that he wants a review, and India's possibly picked up a 3rd wicket. But to the naked eye, Ashish ji, it appeared that perhaps there is the benefit of the doubt to the batsman. जी हाँ, 2 रिव्यूज़ हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास. पहला जब रिव्यू लिया था तो रिटेन किया था क्योंकि फैसला उनके पक्ष में रहा था, और अर्शदीप की ये गेंद जो कि धीमी गति की गेंद थी, नकल बॉल आप जिसे कहें, टप्पा खाने के बाद धीमी गति के साथ बल्लेबाज की तरफ जा रही थी और खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके थे. गेंद नी रोल के ऊपर जाके लगी, जो कि कहीं ना कहीं एक शायद
बेनिफिट या फायदा बल्लेबाज को दे सकता है, लेकिन उससे पहले तीसरे अंपायर ग्रेगरी ब्रेथवेट जरूर देखना चाहेंगे कि क्या गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ था या फिर नहीं। लाइन ऑफ इंपैक्ट इन लाइन था, विकेट अंपायर्स कॉल, तो अंपायर का क्योंकि निर्णय आउट का था तो वही निर्णय मौजूद रहेगा और वापस जाना पड़ेगा इस समय कायल मायर्स को। 15 रन बनाकर निराश कदमों के साथ इस समय कायल मायर्स वापस जा रहे हैं और अर्शदीप को मिलने वाली ये सफलता इस समय उनके दूसरे ओवर में 1.4 ओवर के बाद। Well, the third wicket has fallen. The decision has been upheld. It was put up for review, but the umpire ruled that yes, the technology says that you were leg before wicket, which means it is 32 for 3 and Myers out for 15. Just when the West Indians made a strong comeback with 2 boundaries and a 6 of Hardik Pandya's over, Arshdeep Singh makes a strong comeback for India, picking up a vital third wicket, and it's very important because if you allow the West Indian batsman to take the initiative and get away with it, then the target of 153 is not difficult at all. जी हाँ, देखिए आप करंट रन रेट की यदि बात करें तो 8.72 रन की है और भारत मुकाबले में कभी भी इस रन रेट के आसपास पहुंचा नहीं था और शुरुआत के 6 ओवर्स में तो यदि आप भारत का प्रदर्शन देखें तो वो था मात्र 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि अभी 3.4 ओवर की समाप्ति पर ही 32 रन बना लिए हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने, लेकिन 3 विकेट गंवा चुकी है वेस्ट इंडीज की टीम, जो कि निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय है। तो टीम के कप्तान रोहन पॉवल इस समय बीच मैदान पर लंबी लंबी सांस भरते हुए अपनी एकाग्रता हासिल करने की कोशिश करते हुए, कप्तान जानते हैं कि इस समय परिस्थितियां उनके विपरीत हैं, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे अर्शदीप उनके लिए। उनके अलावा इस समय 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर ऑफ साइड पर, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा देने की कोशिश, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया। Well, Arshdeep and anyone watching his bowling action would learn that he keeps his wrist absolutely straight and not focusing on bowling fast, but focusing on how the ball lands on the pitch, which is how he's picked up wicket number 3 for India, 32 for 3. Strong run up, and this time pitching a shot and over the infield on the offside towards that mid-wicket area. Could well have been another wicket for India because Powell had struggled to pull that. That's the end of this over, and Hardik Pandya will now have to take a decision, the captain, whether he wants to bring in a bowling change or not. We saw by the West Indian captain when the West Indies were bowling how quickly the changes were being made, Rohit Powell. But what would be the tactic by Hardik Pandya? He lost the bowling initiative in his second over. Will he continue or not? That's the key question. It's 33 for 3 at the end of 4 overs. The 5th over is now going to start, and we have the wicketkeeper Nicholas Puran, who is still batting at the non-striker's end, and we have a change here. Mukesh has been brought into the over, so we see a bowling change, and that is where I think Hardik captaincy is definitely to be noted, because there can be a tendency that you want to compensate after being hit in the second over, but he's brought about a change, and I'm sure that is positive news. Mukesh bowling the first delivery and played it off his legs towards the onside behind the wicket square, and rotating the strike. It's 34 for 3 into the 5th over. मुकेश को आत्मविश्वास इस श्रृंखला में खासा अच्छा मिला है। उन्होंने टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद ओडीआई में खासतौर से अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 3 विकेट जिस तरह से झटके थे, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास, वो मनोबल उनका ज़रूर बढ़ा हुआ है। देखना है कि आज इस मुकाबले में क्या कुछ कर पाते हैं। लगभग 130-132 किलोमीटर की रफ्तार के आसपास उनकी गेंदों की औसत रफ्तार रहती है, और देखना दिलचस्प होगा कि अपने पहले ओवर में किस तरह से दबाव पैदा कर सकते हैं बल्लेबाजों के ऊपर। ये गेंद इस बार लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद
हवा में स्विंग जरूर हुई, बाहर की तरफ निकल रही थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन ठीक तरह से निकोलस पूरन के बल्ले पर आई नहीं और ऑफ साइड में गेंद को कवर क्षेत्र में फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। 4.2 ओवर के बाद भारत के खिलाफ जीत के लिए 153 रनों की आवश्यकता है वेस्टइंडीज को और 34 रन बना चुकी है वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल 3 विकेट के गिरने के बाद। अगली गेंद मुकेश की ओवर द विकेट, स्टंप के नजदीक से बैकफुट पे जाकर कट किया, लेकिन फील्डर मौजूद हैं 30 गज के दायरे के अंदर। बैकवर्ड पॉइंट पर आसानी के साथ दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन बता रहे हैं कि निकोलस पूरन इस मैदान पर इससे पूर्व 2 मरतबा अर्धशतक जड़ चुके हैं। 62 रन नाबाद बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 31 जुलाई 2021 को और 74 रन नाबाद बनाए थे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 7 जुलाई 2022 को। तो देखना यह है कि क्या उसकी पुनरावृत्ति आज यहां पर कर पाते हैं। भारत हरगिज नहीं चाहेगा। फिलहाल अगली गेंद बैकफुट पे जाकर कट कर दिया, कोई मौका नहीं। गेंद पॉइंट और कवर के बीच में से निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Well, a slower delivery taken advantage of. It was easily read by Nicholas Puran, who went on the back foot and struck for a boundary. Mukesh Kumar, who had been bowling quite well in the first 3 deliveries, lost it in the 4th, pitching a shot, and that's what this game is all about. If you can make a strong comeback, that's what the West Indies are doing right now, with a boundary adding to the score. 38 for 3. With Puran batting on 19, a full toss, and once again driven on that offside deep cover for another boundary. 42 for 3. Puran's score now moves on to 23 and attempting a yorker, and that's what happens when you don't keep your eye on the batsman's foot, because to bowl the yorker you have to be very focused. If you lose your focus, it will be a full toss taken advantage by the West Indian batsman. लगभग 153 की स्ट्राइक रेट के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पूरन। 15 गेंदों में 23 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। मुकेश कुमार निश्चित रूप से अब तक इस ओवर में अपने प्रदर्शन से खुश नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या इस समय दूर से उन्हें कुछ ताकीद करते हुए अगली गेंद मुकेश की और इस बार फिर से लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। सीमा रेखा के नजदीक फील्डर 1 रन इस अंतिम गेंद पर भी मिल जाएगा और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर भारत का 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर आना बाकी है, लेकिन 3 विकेट गंवाए जरूर है वेस्ट इंडीज की टीम ने, लेकिन रनों की रफ्तार को बरकरार रखने में जरूर कामयाब रही है। और कहना होगा कि मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर के दौरान जिस तरह से धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसको प्रहार करने में किसी तरह से कोई चूक नहीं कि निकोलस पूरन ने, उसके बाद फुल टॉस का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और अंतिम गेंद जो कि यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने की कोशिश की थी उन्होंने, वो पैड्स की तरफ थी, उसे आसानी के साथ मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और अपनी टीम के लिए रन अर्जित कर लिए थे। गेंदबाजी में परिवर्तन, 6वां ओवर इस समय भारत की तरफ से और रवि बिश्नोई इस समय हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। Yes, Ravi Bishnoi, who has replaced Kuldeep Yadav after India lost that first T20 by 4 runs. Kuldeep Yadav is stated to be injured in the nets. Ravi Bishnoi is now bowling to Nicholas Puran, right arm leg spinner, and doing well to cut it, finding that gap between the fielders on the offside square in fact, and picking up a boundary in the process. Bishnoi, who should not be dejected after being struck for a boundary of the first delivery. What we saw is a ball keeping low, but because he bowled it short, and that's what you expect from a leg spinner. Remember, the wicket takers, but they also end up bowling some loose deliveries, and in T20 it can be very punishing. And the next delivery being struck overhead towards that long on boundary, declared a 6. What we have now is 10 runs of the previous 2 deliveries. Ashish ji, score is 53 for 3 and we are still in the power play phase. इस समय वेस्ट इंडीज के बैटर्स कहीं ना कहीं बिश्नोई का जो आत्मविश्वास है उनके पहले ही ओवर में पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज की
के खिलाफ खेलते हुए ही ईडन गार्डन्स पर उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण किया था 2022 में। फिलहाल अगली गेंद और फिर से देखना है कि इस बार वहां पर क्या कुछ कर पाते हैं। 50 रन भारत ने 8.1 ओवर में पूरे किए थे, जबकि वेस्ट इंडीज ने जवाब में जो 50 रन बनाए हैं मात्र 5.1 ओवर में, बता रहे हैं हमारे स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 53, 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस समय प्रगति पर है। पहली 3 गेंदों पर 10 रन लुटा चुके हैं रवि बिश्नोई। जोधपुर में उनका जन्म हुआ और 22 वर्ष की उनकी उम्र है। कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में यदि उनका प्रदर्शन देखें तो इससे पहले 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 16 विकेट उन्होंने अर्जित किए हैं। अगली गेंद और फिर से इस बार इस गेंद को उठा करके खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। Well, very demotivating for Ravi Bishnoi coming into this game in place of Kuldeep Yadav. 2 boundaries and a 6 so far. 57 for 3. And the West Indies have taken the initiative. Ravi Bishnoi being punished in the 6th over, the final over of the power play phase with field restrictions. It is a Puran batting on 38, only of 20 deliveries. And Powell at the non-strikers and batting on 2. वाइडिश मिड ऑफ पर खिलाड़ी था, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल के 4 रन बनाए और इस बार गेंद को दिशा भर दे दी। बैकवर्ड पॉइंट के बगल से गेंद को निकालने में कामयाब, गेंद फिर से सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके। अब तक इस मैच का सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ रवि बिश्नोई का, और क्या शानदार अंदाज में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पूरन। 18 रन इस ओवर में बटोरे जा चुके हैं और कहना होगा कि अगले ओवर में तो कम से कम आप रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करता हुआ देखेंगे नहीं। I completely agree with you. One more delivery to go. 18 runs so far in this over. 3 boundaries, 1 6. Puran batting on 42, not out. And this time looking to sweep across the line. And the ball strikes the pad, but pitching outside the line of the leg stump. So a dot ball. 61 for 3 at the end of 6 overs. And that's the end of the power play phase. Which is, if you compare it to India's performance, India scored 34 runs for the loss of 2 wickets, whereas West Indies have scored 61 runs for the loss of 3 wickets. So there's quite a gap between the two performances so far. 2 गुने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 34 रन भारत ने बनाए थे पहले 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले 6 ओवर में वेस्ट इंडीज की टीम ने 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 61 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय गेंदबाजों को कहीं ना कहीं किफ़ायत बरतनी होगी, साथ ही साथ इस साझेदारी को भी जितना जल्द हो सके अलग करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस साझेदारी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। अब तक 29 रनों की साझेदारी हो चुकी है चौथे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। देखना यह है कि जबकि गेंदबाजी में वहां पर परिवर्तन हो रहा है। युजवेंद्र चहल इस समय एक स्लिप के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ निकलते हुए स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरी, वाइड का हालांकि इशारा है, लेकिन स्क्वायर लेग के अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जाते हुए कि क्या यहां पर ये स्टंपिंग सफलतापूर्वक की है ईशान किशन ने या फिर नहीं, और अगर ऐसा किया है तो भारत के लिए मैं कहूंगा कि एक बड़ी सफलता होगी। पॉवल को वापस पवेलियन लौटना होगा। हालांकि जो खतरा है निकोलस पूरन के रूप में वो अभी भी बीच मैदान पर बना रह सकता है, लेकिन तीसरे अंपायर का निर्णय का इंतजार करना होगा। Well, I must say that you have very sharp eyes, because initially it looked like he had possibly touched it, but then the wicketkeeper knocked the bails off, claiming that it was a stump, and that is where the review has come into play. We'll have to wait and see what the third umpire rules. और आप देखिए अर्जुन कि जब गेंद उनके बल्ले को चूकती हुई विकेटकीपर के दस्तानों की तरफ गई तो स्टंप के नजदीक उन्होंने गेंद को काफी देर तक पकड़ कर रखा और उनके पिछले पैर के मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे ईशान किशन कि अगर वो हवा में उठता है अपने संतुलन को बरकरार रखने की प्रक्रिया में तो उस समय वो स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेर देंगे। ये देखिए किस तरह से स्टंप के नजदीक उनका हाथ कुछ क्षणों के लिए रुका रहा, उन्होंने स्टंप के ऊपर से गिल्लियां नहीं बिखेरी, और जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनका
जो आगे वाला पैर है फ्रंट फुट वो पीछे की तरफ थोड़ा आया और उसके बाद उन्होंने कहीं जाकर अपने बाएं पैर को जैसे ही उठाया उसी समय उन्होंने स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेर दी। अब तीसरे अंपायर को यह निर्णय करना है कि क्या उनका फुट ग्राउंडेड था उस समय या फिर नहीं। Well, that's a very interesting observation because look at the patience of Ishan Kishan, the wicketkeeper, waiting till the penultimate microsecond to see if the back leg would be lifted or not. Ruled a not out, but this would certainly create pressure in the minds of Powell because the leg spinners have been hammered so far. Chahal, who's also a right arm leg spinner, bowling with the new ball, wants the advantage. This time looking to sweep, and he does quite successfully. Picks up runs behind the wicket on the leg side in that fine leg area for a single. और मैं कहूँगा अर्जुन कि धैर्य तो वहाँ पर ईशान किशन ने ज़रूर दिखाया और उस धैर्य का परिणाम हासिल नहीं कर पाए क्योंकि जब सही वक्त था स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरने का उस समय वो थोड़ा सा रुक गए क्योंकि सिर्फ मात्र एक क्षण के लिए उनका पैर पिछला पैर जो क्रीज के अंदर था वो हवा में उठा हुआ ज़रूर नजर आया स्लो मोशन में, लेकिन उस समय उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। Absolutely, 63 for 3, and literally it's one frame of a video clip that has saved the batsman Powell from being dismissed. Chahal, this time pitching a shot, looking to pull inside edge of the bat and picking up 2 runs in the process because the ball went behind the wicket on the leg side, and the score now moves on to 65 for 3. Nicholas Pooran batting on 44 of only 23 deliveries. And what we've seen from the spinners so far, Ashish ji, is that they have been bowling very short, and one gets this feeling that because the ball is new, they're struggling at this stage. जी समय देखिए जैसे ही ये थ्रो वहाँ पर ईशान किशन के पास पहुँचा उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो किया। चहल थोड़ा आगे थे, उनको पीछे होना चाहिए था बैकअप के लिए और परिणाम स्वरूप अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ वेस्ट इंडीज के स्कोर में अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगभग आड़े बल्ले के साथ। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब वेस्ट इंडीज का टीम का 66 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इस समय प्रगति पर है। निकोलस पूरन मानो अकेले ही अपने दम पर इस मैच को जीत की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज टीम का। जहां तक सवाल है, रोवेन पॉवल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ज्यादातर इस समय अब तक रहे हैं। 3 रन उनके बल्ले से 4 गेंदों का सामना करते हुए, और निश्चित रूप से जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पूरन, उसका आनंद उनकी टीम के कप्तान ने अब तक जरूर उठाया होगा। अगली गेंद और फिर से कदमों का इस्तेमाल किया इस बार रोवेन पॉवल ने। गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। रवि बिश्नोई वहां पर मौजूद हैं। गेंद इससे पहले कि फील्ड करके थ्रो कर पाए आसानी के साथ 1 रन का और इजाफा दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। इस 1 रन की मदद से 67 3 विकेट के नुकसान पर, और पॉवेल इस 1 रन की मदद से अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर 45 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए समय तैयार हैं निकोलस पूरन। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 6 चौके और 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं। लगभग 187 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पूरन, और कोई भी भारतीय गेंदबाज अब तक उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों से थोड़ी चूक हुई जब वो बल्लेबाजी के लिए आए। जो दबाव बन गया था उसको भुनाने में भारतीय गेंदबाज कामयाब नहीं हो सके। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ। 1 रन का और इजाफा। पॉवल अब स्ट्राइक पर 4 के व्यक्तिगत स्कोर पर 1 रन के साथ निकोलस पूरन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। मात्र 25 गेंदों में ये 46 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी रही है अब तक इस श्रृंखला में निकोलस पूरन की। पहले मैच में 41 रन मात्र 34 गेंदों का सामना करने के बाद, और इस समय 46 रन मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए। अगली गेंद, इस बार इस गेंद में खासा टर्न था दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकले, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंद ने टर्न ले लिया जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई वहाँ पर पॉवल को, और गेंद को वहाँ पर अपने दस्तानों में कैद किया ईशान किशन ने। ईशान किशन ने अच्छी विकेट कीपिंग की है, लेकिन बीच बीच में 1 या 2 चूक को अगर आप छोड़ दें तो अब तक उनका प्रदर्शन ठीक सा रहा है। ओवर समाप्त हो चुके हैं 7, और भारत
ने जो चुनौती दी है 153 रनों की लक्ष्य की, उसका पीछा करते हुए फिलहाल वेस्ट इंडीज की टीम पहुंच चुकी है 68, 3 विकेट के नुकसान पर. Well, West Indies require 85 runs from the 78 remaining deliveries, and what we saw in the final delivery of Chahal's over is how he was able to get the leg spin into place. Powell was expecting a googly, and we have Bishnoi continuing. He's giving the ball a lot more air, looking to pitch it up on the good length spot, picking up a single on that offside. The score now moves down to 69 for 3 with Powell, the captain of the West Indies side, batting on 4 of 6 deliveries. And Pooran, the wicketkeeper batsman, Nicholas Pooran, not out 47 of 26 deliveries at the non-striker's end. Remember, Powell had scored 48 in the first T20, which allowed the West Indies to win in their first innings. 69 for 3. The second delivery now being bowled by Ravi Bishnoi. And a tremendous googly there, deceiving the batsman. The batsman was expecting the ball to turn, leg spin, but instead there was an off spin, just for the benefit of the listener, confusing the batsman. And an appeal turned down by the umpire, but it should be very encouraging because Ravi Bishnoi went for 18 runs in that first over. Now looking to come back with a strong googly. It did hit the pads, but would it have hit the stumps? Ravi Bishnoi into his second over, third delivery in fact. And a better line there. Once again, Powell cannot take him for granted. Looking to cut him. And you have Hardik Pandya, the captain of the side, at point, cutting it off. 69 for 3. The leg spinners are looking to make a comeback here. We saw that with the final delivery of Chahal of his first over. And now Ravi Bishnoi, once again, giving the ball a little bit more air. Driven down to that deep cover area for a single. 70 for 3. So what we're seeing now, Ashish ji, is that this run rate has relatively come down because Pooran and Powell were really making it count earlier. लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरी है. अभी भी आप देखें तो औसत रनों की रफ्तार 9 से ऊपर की है. 9.13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की पारी के, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो मात्र 6.72 रन है. तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम इस मैच में ड्राइविंग सीट पर है. अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. इस समय कहीं ना कहीं समीकरण जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के पक्ष में झुके हुए नजर आ रहे हैं इस मैच का जहाँ तक सवाल है. और वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर इस मुकाबले को जीत पाती है तो 2016 के बाद ये पहला अवसर होगा कि जब वो भारत के खिलाफ 2 लगातार T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत पाने में कामयाब होगी. लेकिन 2016 में भी जो 2 विजय हुई थी उनकी, वो 2 अलग अलग श्रृंखलाओं के मैचों में हुई थी. लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें विजय मिलती है तो एक ही श्रृंखला के 2 मैचों में. Well, a single picked up in that short mid-on area. Forward defensive stroke. The score now moves on to 71 for 3, 72 for 3 in fact, and it's been corrected by my scorer, Shri O.P. Sharma, at the end of 8 overs, and the 9th over will now be bowled. And what we're seeing from the Indian attack right now is how they should approach the remaining overs, because we have the captain and the wicketkeeper batsman there in a strong partnership, as my co-commentator said, in the driving seat. Pooran batting on 48 at the non-striker's end, and you have Powell, who is at the striker's end. 72 for 3 at the end of 8 overs. Looking to come down the track to Chahal's bowling. Is bowling his second over. And will the power carry it over the long off boundary? Yes, it does. And this is what power hitting is all about. Even if you miss hit, if there is sufficient power, then it will go over the boundary. And that's exactly what's happened. 78 for 3 into the 9th over. And despite the efforts of Chahal, who did push it down the track, tried to bowl a faster delivery, anticipating the captain going down the track, but because of the power of the captain connecting with the ball, it went for a 6. Next delivery shorter, it's been pulled, testing the deep square leg fielder on the leg side in front of the wicket, and just restricting it to 1 run only. 79 for 3. The strike has been rotated. Pooran is now on strike
plenty of pressure on the spinners here, Ashish ji, especially after they've been hit so badly. जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही बैटर्स बहुत अच्छी तरह से वेस्ट इंडीज़ की पारी को संचालित कर रहे हैं इस समय। और अगर आप साझेदारी देखें तो दोनों के बीच अब तक 47 रनों की हो चुकी है चौथे विकेट के लिए। 48 पर निकोलस पूरन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, गेंद को कट किया, लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ निकोलस पूरन अब 49 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं। और रोमेन पॉवल जो कि टीम के कप्तान हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर। चहल अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर में अभी 3 गेंदों का आना बाकी है। 15 रन अब तक अपनी गेंदों पर दे चुके हैं। किसी किस्म का कोई प्रभाव नहीं अब तक इन दोनों बल्लेबाजों पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अपनी जगह पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया इस अवसर पर पॉवल ने। स्टंप के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेरी, ईशान किशन ने अपील भी की, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। और मुझे लगता है कि फैसला बिल्कुल सही था। टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत ज़्यादा टर्न नहीं हुई, बाहर की तरफ निकली ज़रूर हल्के टर्न के साथ। और फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को ड्राइव करने का जो प्रयास था उसमें पूरी तरह से चूक गए थे। अगली गेंद लेग स्टंप पर हल्के से गेंद को पुश किया, एक रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी पलट लेंगे। अगर सीधा स्टंप पर थ्रो लगता तो मुश्किल में पड़ सकते थे वहां पर निकोलस पूरन। फिलहाल इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब हो गया है 82। 3 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज का 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Well, Mohammad Ishauddin, our statistician, has brought it to our notice that Rohit Powell has now completed 3,000 T20 runs in his 169th match. So plenty of experience there. Batting on 15 not out, Powell. And the partnership is also now 50 runs worth, with Puran batting on 49 not out at the non-strikers end. So this partnership of 50 is of 31 deliveries according to our scorer Shri Sharma, and that is how dominant the West Indies has been in this game so far. 82 for 3 at the end of the 9th over, or is it 83 for 3? We'll have to wait and see what the scorer tells us. So it is 82 for 3 at the end of over number 9, and well in front of the required run rate. Remember, the target is 153 to win this match. India scored 152. So Powell and Puran really making it count. Puran, of course, getting stuck into the spinners, both Chahal and the other leg spinner Ravi Bishnoi, who is in the Indian squad for this particular match, replacing Kuldeep Yadav. And this is what T20 does. It's a great leveler at the end of 9 overs, 82 for 3. So Hardik Pandya, the captain of the Indian side, has brought himself back into the attack. His figures of 2 for 19 in his 2 overs. He got plenty of late swing, especially in his first over. Can he turn the tide now? This time bowling that in swing, holding its line, pitching it up, and just a single. So Puran has now completed his half century, 50 of 29 deliveries, as he raises his bat to the spectators in Guyana. This is the Providence National Stadium, and I'm sure the home support has helped as well for the West Indians. My co-commentator Ashish ji was mentioning about how the West Indies may win the second consecutive T20, and it would be a record of sort after the dominance of the West Indians in the 80s weaned away. Powell is batting now on 15 not out. We're into the 10th over. It's 83 for 3. Hardik Pandya, the captain of the side, bowling this second over, keeping it tight now. Single picked up on the onside in that mid-on area, converting that single into 2. And Ishan Kishan doing well, not allowing for overthrow. So we're seeing some confusion here from the fieldsmen as well. They're not throwing it at the stumps, and this is what pressure does to you. 85 for 3. तो निकोलस पूरन ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक पूरा कर लिया है, और भारत के खिलाफ ये उनका 5वां अर्धशतक था। और अर्जुन, अगर आप उनके औसत को देखें, उनके स्ट्राइक रेट को देखें, तो भारत के खिलाफ वैसे भी पूर्व में उनका प्रदर्शन खासा अच्छा रहा है। उनकी औसतन जो रन बनाने का जो उनका औसत है कुल मिलाकर वो 25.45 है, लेकिन भारत के खिलाफ वही औसत लगभग 32-33 के आसपास का है। तो फिलहाल वेस्ट इंडीज
विंडीज की टीम 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 85 विकेट के नुकसान पर है। पॉवेल 17 रन बना चुके हैं 17 गेंदों का सामना करते हुए, और अब से कुछ देर पहले अपना अर्धशतक मुकम्मल किया है निकोलस पूरन ने 50 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। लगभग 172 की स्ट्राइक रेट के साथ अब तक बल्लेबाजी की है निकोलस पूरन ने। हार्दिक पांड्या की एक गेंद स्टंप के नजदीक ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए इस गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर तैनात जरूर किया गया था शॉर्ट थर्ड मैन के रूप में, लेकिन गेंद उनके दाईं तरफ से निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के अब पहुंच चुका है 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर जबकि प्रगति पर है, और मैं कहूं कि बहुत तेजी के साथ ये मैच भारत के हाथों से फिसलता जा रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा अर्जुन, और इसका पूरा श्रेय देना होगा निकोलस पूरन और साथ ही साथ कप्तान रोमैन पॉवेल को। And the reason the boundary was scored was because he played it late. He was able to cut it behind the wicket square and picking up a boundary between third and point. And this time, an outside edge and finds a fieldsman at third man, which means that the 4th wicket has now fallen with a score 89 on the board. India's got that valuable breakthrough with Nicholas Powell out for 21. I beg your pardon, it is Rohit Powell, the captain of the West Indian side, who has been dismissed now, playing uppishly to a ball well outside the off stump, taking a chance on that third man. A good catch, which means a 4th wicket has fallen once again with the score 89 on the board. And the West Indies, who have depth in their batting side, will feel some pressure with their dismissal, especially with the captain now back. He has scored 48 in the first T20 and this time round being dismissed, breaking this partnership and giving India a whisper of a chance now to make a strong comeback in this T20. जी हाँ, एक बढ़िया सफलता है, लेकिन क्या भारतीय गेंदबाज या भारतीय टीम इसका फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि रोहन पॉवेल वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार 48 रन बनाए थे 32 गेंदों का सामना करने के बाद, और आज 21 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं 19 गेंदों का सामना करने के बाद। हार्दिक पांड्या जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनके लिए आज के मैच की तीसरी सफलता है। अब तक कुल मिलाकर 4 सफलताएं भारतीय टीम को मिली हैं, जिसमें 3 हार्दिक पांड्या के पक्ष में गई हैं और 1 सफलता वहां पर अर्शदीप को मिली थी। तो भारत को यदि इस मुकाबले में वापस आना है तो न केवल भारत को अपनी गेंदों में कसावट भरनी होगी, बल्कि साथ ही साथ कुछ एक विकेट्स की भी आवश्यकता है। भारत को यहाँ पर साझेदारी पनपने देने से बचना होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम को, अगर भारत इस मुकाबले को जीतना चाहती है। और अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर एक और अच्छी साझेदारी बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। Well, with the 4th wicket falling, the umpire saw it as an opportunity to take a short drinks break. We have Hetmeyer now, who has replaced the captain Rohit Powell, who was dismissed for 21. And really an unnecessary shot. This is what confidence does for you. Sometimes overconfidence as well. But why not? Hardik Pandya will be happy with that 4th wicket falling. But the required run rate is just over 6 runs and over, and I'm sure that is playing at the back of his mind because the spinners gave away way too many runs, both the leg spinners Ravi Bishnoi and Yuzvendra Chahal. Still 10 overs to go, the target is 153 and the score is 89 for the loss of 4 wickets. This is how the match is poised right now at Guyana, the Providence National Stadium, where the second T20 match is being played. The first T20 was won by the West Indies after they put up 149 on the board and India could only manage 145. So it is down to how the Indian bowling attack is able to get rid of the remaining wickets of West Indies. One more delivery to go in this 10th over, being bowled by the captain Hardik Pandya to Hetmeyer, who's yet to open his account. He's a left-handed batsman as well. And we have Pooran at the non-striker's end, batting on 50 not out of 29 deliveries. Pitching a shot, hooking it down the ground on the leg side in front of the wicket towards that square leg area. Doing well to pick up 2 runs in the process. 91 for 4. Good response by Hetmeyer. It was a surprise bouncer by Hardik to welcome a new batsman who's come in. But Hetmeyer manages to pick up 2 easy runs in the process. And in that particular over,
3 for 28 is Hardik Pandya's score bowling figures so far. India, if you look at the comparison of the team scores, India has scored 28 for 2 at the end of 5 overs, at the end of 10 overs, 65 for 3, whereas the West Indies way ahead, 43 for 3 at the end of 5 overs and 91 for 4 at the end of 10 overs. तो एक अतिरिक्त रन के साथ वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल 91, 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर पारी के पूरे हो चुके हैं वेस्टइंडीज की टीम के। और चौथे विकेट के लिए जिस तरह से 57 रनों की साझेदारी हुई कप्तान रोमेन पॉवल और निकोलस पूरन के बीच, उससे कहीं ना कहीं मैच काफ़ी हद तक इस समय वेस्टइंडीज़ के पक्ष में झुका हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन बता रहे हैं कि इससे पूर्व पॉवल और पूरन के बीच 13 मरतबा साझेदारियां हुई हैं, जिसमें से 2 बार उन्होंने शतकीय साझेदारी की है और 2 अवसरों पर अर्धशतकीय साझेदारी हुई है, जिसमें से एक अवसर आज था। तो अब 60 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है और 6 विकेट इस समय वेस्टइंडीज़ की टीम के सुरक्षित हैं। कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में इस समय वेस्टइंडीज़ की टीम भारत के खिलाफ इस मुकाबले में नज़र आ रही है, लेकिन क्रिकेट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर 1 या 2 विकेट बहुत तेज़ी के साथ इस मैच के समीकरणों को बदल सकते हैं। Well, if you look at the simple figure for our listeners, it's 62 runs to win from the remaining 59 deliveries. Ravi Bishnoi continuing in the attack into his third over and looking to sweep there. Puran, who's batting on 50, not able to make contact, a dot ball welcomed by the Indians. So it's a gamble by Hardik Pandya at this stage to continue with Ravi Bishnoi against an informed batsman like Puran. And I'm sure that has been discussed in that short drinks break. How to approach the next few overs. It is do or die for India. And this time playing it off his legs. Puran behind the wicket square on the leg side for a single in that backward off square. It is 92 for 4. 61 to win from 57 deliveries remaining. Little over 9 overs still left in this game. And Ravi Bishnoi into his third over, none for 23. It has been a fairly tight over by this leg spinner, who is in place of Kuldeep Yadav for this particular T20. Hetmeyer is on strike, batting on 2 now. Puran and the non-strikers and batting on 51. West Indies 92 for 4 at the end of 10.3 overs. Bowling from over the wicket and finding the first slip, finding the edge in the process, and yes, has a 5th wicket fallen for the West Indies. It's always that urge to go for the review, but I understand that there are only 2 reviews allowed. We'll have to wait and see. Has a 5th wicket fallen? Yes, it has. The umpire is conferring right now because the first slip was in place for the left-handed Hetmeyer. There was an outside edge, but was a catch taken cleanly? जी हाँ, यही प्रश्न है ऑन फील्ड अंपायर्स के मन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब पहले सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा, लेकिन अब नियमों में परिवर्तन हो गया है। अब तीसरे अंपायर को रेफर करते समय ज़रूरी नहीं है कि ऑन फील्ड अंपायर वहाँ पर सॉफ्ट सिग्नल दें। उसकी जो बाध्यता है, उसकी जो अनिवार्यता है, वो समाप्त हो चुकी है नए नियमों के मुताबिक। और इस समय हमने देखा कि वहाँ पर मंत्रणा करने के बाद दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स ने ये तय किया कि वो तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल नहीं दिया। और पहली स्लिप के स्थान पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल ने उस कैच को सफाई के साथ पकड़ा या उनके हाथ में आने से पहले गेंद ज़मीन को स्पर्श कर गई। हेटमायर यकीनी तौर पे कहना होगा कि इस श्रृंखला में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं अपने बल्ले से। आप एक दिवसीय मैचों की बात करें तो 11, 9 और 4 उनका प्रदर्शन रहा था एक दिवसीय मुकाबलों में, और यहाँ भी पहले मैच में भारत के खिलाफ सिर्फ 10 ही रन बनाए थे। और इस समय भी उनके बल्ले से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अब तक सिर्फ 2 रन बने हैं अगर वो आउट नहीं होते हैं। तीसरे अंपायर लगातार क्लोजअप्स लेते हुए रिप्लेस का, और अंततः तीसरे अंपायर या टीवी अंपायर जिसे आप कहें, उनका निर्णय आता हुआ कि गेंद जमीन को स्पर्श कर गई थी और ये कैच सफाई से लिया नहीं गया था शुभमन गिल के द्वारा।
इसलिए हेटमायर अभी भी बीच मैदान पर सुरक्षित हैं और बिश्नोई के चेहरे पर जो एक खुशी आई थी इस मैच की पहली सफलता लेने की, वो पल भर में रफू चक्कर हो गई। फिलहाल अगली गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे हेटमायर, हल्के से गेंद को पुश कर दिया। डीप मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा इस अवसर पर। अंतिम गेंद का आना बाकी है 93, 4 विकेट के नुकसान पर 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। बची हुई 55 गेंदों में यहां से 60 रनों की आवश्यकता है। शिमरन हेटमायर को T20 मैचों की श्रृंखला में वेस्टइंडीज की टीम में इस बार शामिल किया गया है, लेकिन लगभग 1 साल के बाद उनकी इस छोटे से प्रारूप में टीम में वापसी हुई है। इसी बीच अगली गेंद और गेंद को उठा करके खेल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। Well, that's what a cross bat shot on your knees does for the West Indian Puran. Taking advantage of Ravi Bishnoi is in bowling quite flat, not giving the ball sufficient air, a bite off the wicket. The West Indies well on track as another 6 runs being added to the score. And what we are seeing now is 100 about to come up for the West Indies. 99 in fact for the loss of 4 wickets at the end of 11 overs. Puran's score now moves down to 57 of 33 deliveries, and Hetmyer batting on 3, surviving that leading edge earlier on because the replay clearly showed that the ball had grasped before Gill had taken the catch. This 6 cleared a distance of 98 meters, and that's a power that we're seeing from Puran. But if you're bowling it flat and you're bowling a short, that's exactly what's going to happen. That's the treatment you will get, and Ravi Bishnoi should consider this bowling performance very ordinary indeed. गुगली गेंद को आसानी से पढ़ने में कामयाब हो गए थे इस अवसर पर निकोलस पुरन, और उस छक्के के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई थी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 99, 4 विकेट के नुकसान पर इस समय वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर है। भारत इतने ही ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन बना पाया था 3 विकेट के नुकसान पर, तो जो अंतर है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 23 रन आगे है, हालांकि 1 विकेट ज़्यादा ज़रूर खोया है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, लेकिन अभी उसके पास बल्लेबाजी काफ़ी बची हुई है। अगर आप देखें, शिमरन हेटमायर बीच मैदान पर है, उसके बाद रोमेरियो शेपर्ड जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जैसन होल्डर जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्हें भी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आना बाकी है। और पूरन तो मानो बीच मैदान पर से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हों, खूंटा गाड़ करके लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। बची हुई 53 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। हार्दिक पांड्या अपने कोटे का 4था ओवर कर रहे हैं, अब तक 3 सफलताएं उनके नाम हैं, 28 रन देकर 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप के नजदीक से गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, लेकिन बल्ले की जड़ से खदेड़ते हुए इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद, इस बार कोई रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर अभी भी बरकरार वेस्ट इंडीज की टीम का 99, 4 विकेट के नुकसान पर। अक्सर हम हिंदी में कहते हैं कि 99 का फेर, तो क्या यहाँ पे 99 का फेर वेस्ट इंडीज की टीम के लिए भारत को कोई सफलता दिलवा पाएगा अर्जुन? Well, very interesting question, because Hardik Pandya has already picked up 3 wickets and he has a tendency to break partnerships. The captain, can he make a comeback now? 3 for 28 into his 4th over now, and it's been picked off his legs for a boundary in that long on area. Fielder giving chase but not able to cut it off. The 100 has now come up, and whatever superstition there is regarding 99 has been lost now. 103 for 4 with that boundary picked up by Hetmyer, who is now amongst the runs as well, batting on 7, not out of 6 deliveries. Puran and the non-strikers then batting on 57, and Hardik Pandya, the captain, has figures of 3 for 32, 3 deliveries so far in this over, and this time bowling a stock delivery, playing it straight on the front foot, and it was cut off by that short mid-off fielder, but still picking up a single, and that's very important if you are going to chase any target, high or low. Rotate the strike. 104 for 4, going to the 12th over now, and it's a runner ball right now to achieve this target of 153 to win this match, with Hardik Pandya trying to come up with a solution at this stage. He's a captain of the side.
with 2 more deliveries to go into his 4th over. The quota is 4 overs per bowler. This time pitching a shot, and Hetmyer easily pulls it. Will they convert the single into a 2? No, just a single. 105 for 4. And Hardik, who got the advantage really in the first over with late swing at pace, has lost the initiative. 1 more delivery to go in this 4th over. 48 to win from 49 deliveries. 105 for 4. Into the 12th over. Hetmyer batting on 8. And Puran and the non-strikers end batting on 58. India had scored 152 in their innings. And now West Indies well on course to win this match. Unless India can get some vital breakthroughs. Final delivery. Pitching a shot. Hooked in fact by Hetmyer. Not able to get under the ball and pull it. Along the ground, picks up a single on the onside. It's 106 for 4 at the end of over number 12. Hardik Pandya, 4 overs are now over and done with. 3 for 35 are his figures. 3 vital wickets. And Arshdeep, who has been very impressive, 1 for 14 in his 2 overs. Mukesh Kumar bowled the single over for 10 runs. Bishnoi going for 30 runs in his 3 overs. And Chahal, who has been fighting back, remember it's not easy for him, none for 17 of his 2 overs. 106 for 4 is the West Indies effort so far in 12 overs, and out of which only 1 extra is what West Indies have enjoyed. So the Indians have managed to keep the extras down, therefore the runs have come off the bat. रिक्वायर्ड रन रेट फिलहाल 6 से भी नीचे चली गई है. अर्शदीप अपने नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं. पहली गेंद हेटमायर के द्वारा गेंद को वहां पर खेल दिया गया है मिड विकेट क्षेत्र में. 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे. लगभग 124 किलोमीटर की रफ्तार की यह गेंद थी, जिसे आसानी के साथ धकेल दिया था मिड विकेट क्षेत्र में. और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब हेटमायर का हो चुका है 10 और वेस्ट इंडीज की टीम 107 4 विकेट के नुकसान पर. निकोलस पूरन ने अब तक जाहिराना किस्म की बल्लेबाजी की है. 34 गेंदों में 58 रन बना चुके हैं और इन 58 रनों में 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं. लगभग 170 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में. फील्डर मौजूद है. 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे, बल्कि दूसरे रन के लिए भी पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद वहां पर फील्ड हो सके. और इन 2 रनों की मदद से, बल्कि 1 ही रन लिया. एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि शायद दूसरे रन के लिए भी पलटना चाहेंगे, लेकिन 1 रन से संतोष करते हुए इस अवसर पर इस 1 रन की मदद से वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर अब 108 4 विकेट के नुकसान पर. हर्षदीप तैयार. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, और इस बार हेटमायर ने इस गेंद को उठा करके खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में. गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. इस श्रृंखला का 25वां छक्का और 13वां छक्का आज के इस मुकाबले का. अर्शदीप की ये गेंद धीमी गति की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी. पड़ने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पर हेटमायर को, और इस गेंद को आसानी के साथ पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और गेंद हवा में परवाज भरती हुई सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए जाकर समा गई. तो इस छक्के की मदद से स्कोर अब 114 4 विकेट के नुकसान पर. वेस्ट इंडीज की टीम का लगातार तेजी के साथ इस समय वेस्ट इंडीज की टीम के कदम बढ़ रहे हैं जीत की मंजिल की तरफ, जो कि 153 रनों की है. और हेटमायर के चेहरे पर एक जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं इस बात को बयां करती है कि इस पूरी श्रृंखला में, चाहे 1 दिवसीय मैचों की बात करें या इससे पूर्व के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें, उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन आज ये छक्का कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा. Well, nothing like a 6 motivating the batsman but demotivating the bowler. Hetmyer batting on 16. Arshdeep really pitching a shot, the first 2. The third one as well. Complete contrast to his first 2 overs that he bowled. He looked a completely different bowler, and this should have been ruled wide if Hetmyer had let it alone. But another single adding to the score, 115 for 4. And it is Puran on strike, batting on 59. And talking about motivation and demotivation, no better sign than Arshdeep bowling right now. चतुराई भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं हेटमायर को. आप देखिए कि ऑफ स्टंप से कितनी ज़्यादा बाहर गेंद थी, और उसको उन्होंने ऑन साइड में खेला. ये जानते थे कि ऑन साइड में जो फील्ड की जमावट है वो काफ़ी दूर तक है, और वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करना उन्हें आसान होगा.
Yes, another single picked up because of the change in pace. Arshdeep has been pitching a shot but slow, and every now and then the batsmen are not able to get it on the full face of the bat. But yes, the previous stroke was played cross bat across the line. But if you see Hetmeyer's game so far, seeing the ball as big as a football, batting on 17 not out of 11 deliveries. Arshdeep bowling his final delivery of his third over. Another short delivery, slow, and pulled in front of the wicket for a single to that long on fieldsman. That is how slow it is. It is right in front of the wicket. So another single adding to the score, 117 for 4. And one gets the impression, if you tune into the match right now, at the end of 13 overs, that Hardik Pandya has probably run out of solutions, because all the bowlers he has employed, especially the ball getting slightly old now, is not encouraging that the West Indies will probably lose another wicket. We have to look for another solution, if a bowling solution, if you have to break this partnership. जी हाँ, किफ़ायत बरतते हुए अब आप यहाँ से वेस्ट इंडीज़ को संभवतः हरा नहीं पाते। वेस्ट इंडीज़ को अगर आप हराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय टीम को इस समय विकेटों की आवश्यकता है, और इस समय जिस तरह से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, भारत के लिए सफलताएं काफ़ी दूर की कौड़ी साबित हो रही हैं। मुकेश कुमार को एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर याद किया है कप्तान हार्दिक पांड्या ने। पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 10 रन उनकी गेंदों पर बनाने में कामयाब हुए थे वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स, और उनके इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे इस समय हेटमायर। 18 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं वो। 12 गेंदों में उन्होंने ये 18 रन अब तक बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। एक दिवसीय मैचों की बात करें उस श्रृंखला की, या इस T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला की बात करें, ये इनका अब तक सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को बल्ले की जड़ से खदेड़ते हुए लगभग 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब हो चला है 118, 4 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर इस समय प्रगति पर है। जीतने के लिए 42 गेंदों में यहाँ से अब 35 रनों की आवश्यकता है। मुकेश की अगली गेंद खेलने के लिए फिर से तैयार हैं निकोलस पूरन अपने 60 के व्यक्तिगत स्कोर पर। निकोलस पूरन और हेटमायर के बीच मंत्रणा, उसके बाद फिलहाल पूरी फील्ड प्रेसिंग का मुआयना करते हुए निकोलस पूरन पहले ऑन साइड पर, फिर ऑफ साइड पर। देखा कि कितने खिलाड़ी इस समय सीमा रेखा के नज़दीक तैनात हैं। मुकेश कुमार दाएं हाथ से स्टंप के नज़दीक से गेंद, स्टंप के बाहर की तरफ इस गेंद को करना चाहते थे, लेकिन लो फुल टॉस पर गेंद को लेकर खेलते हुए इस गेंद को खेलने का प्रयास किया। दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे, इससे पहले कि गेंद छिटकती हुई गेंदबाज के हाथों से होकर फील्ड हो पाती। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब 119, 4 विकेट के नुकसान पर। हेटमायर एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है 19 के व्यक्तिगत स्कोर पर। गुयाना में ही पैदा हुए थे हेटमायर, ये उनका घरेलू मैदान एक तरह से आप कह सकते हैं, और वो ज़रूर चाहेंगे कि आज वो यहाँ पर अपनी टीम को जिता करके वापस पवेलियन लौटे। मुकेश कुमार की अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, आसानी के साथ गेंद को पुल करने में कामयाब रहे, और मिड विकेट पर अक्षर पटेल हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, और 1 रन का और इजाफा हेटमायर के खाते में। उनका व्यक्तिगत स्कोर जाकर अब 20 और 120 हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही इत्मीनान के साथ वेस्ट इंडीज़ की पारी इस समय आगे बढ़ रही है। 39 बची हुई गेंदों में मात्र 33 रनों की आवश्यकता है, और 6 विकेट फिलहाल सुरक्षित हैं। 31 रनों की साझेदारी अब तक 5वें विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। मुकेश कुमार की अगली गेंद धीमी गति की ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचती हुई। कप्तान हार्दिक पांड्या वहां पर इस अवसर पर खुद मौजूद थे, और रन बनाने की तमाम संभावनाएं समाप्त होती हुई इसी के साथ निकोलस पूरन ने आज एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए हैं, और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि भारत के खिलाफ अमूमन उनका बल्ला अच्छा खासा चलता है। Yes, Puran batting on 61 of 38 deliveries. Mukesh Kumar is a possible solution, bowling his 5th delivery of his 2nd over. Full toss and easily flicked over the infield. Is it a 6? Is it a 4? We'll have to wait and see what the umpire rules. And yes, indeed, it's a 6. Another 6. 126 for 4 is the score now, with Nicholas Puran
batting on 67, and it was beautifully timed. This is what happens with a low full toss on the leg side. Mukesh Kumar attempting a yorker, but not quite having the follow through in this action. That is what you need if you want to target a yorker at the base of the stumps or the foot of the batsman. ठीक एक साल पहले भारत ने 7 विकेट से पराजित किया था वेस्टइंडीज को इसी मैदान पर, और वेस्टइंडीज की टीम आज उस हार का कहीं ना कहीं बदला चुकता करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया, गेंद को हवा में खेल बैठे, और इसके साथ ही भारत को यहां पर सफलता मिलती हुई। संजू सैमसन ने इस गेंद को लपका और पारी को समाप्त कर दिया निकोलस पूरन की, जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। मुकेश कुमार की ये गेंद को फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करना चाहते थे, गेंद को हवा में खेल बैठे, और कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर संजू सैमसन ने उस गेंद को आसानी के साथ अपने हाथों में कैद कर लिया। हालांकि पहले प्रयास में गेंद हवा में उछली थी, लेकिन आगे की तरफ बढ़ के उन्होंने उस कैच को मुकम्मल किया और इस तरह से निकोलस पूरन की पारी को समाप्त किया। 67 रन मात्र 40 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल है। क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, और अर्जुन अगर मैं कहूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अकेले के दम पर वेस्ट इंडीज की टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो शायद गलत नहीं होगा। I completely agree with you. 67 very valuable runs and scored in a quick manner, with entertainment for the Guyanese crowd here, even though this is the home crowd of Hetmeyer, who was at the non-strikers end. But Sanju Samson took a tremendous catch. Remember, it was hit with tremendous power as well, and it was only in his second attempt that he could manage to get hold to it. And India managed to pick up the 5th wicket in the process. It is a complete antithesis to what has happened so far, with the West Indies dominating, and all of a sudden a strong drive of the front foot resulting in a catch. Sanju Samson responsible for the 5th wicket falling, and the wicket going against the name of Mukesh Kumar. Can India make a comeback here? It's a very important question. Is this a turning point of the match? We'll have to wait and see. लेकिन आप देखिए, पूरन की जो कटिबद्धता है, आउट होने के बाद, लपक लिए जाने के बाद भी वो देखते रहे कि उनको उस गेंद को जो क्षेत्र रक्षक है उसके थोड़ा सा और बाईं तरफ प्लेस करते हुए खेलना चाहिए था। कहीं ना कहीं यही लक्षण होते हैं एक बड़े खिलाड़ी के, कि आउट होने के बाद भी वो सोचते रहते हैं अपने उस शॉट के बारे में कि किस तरह से भविष्य में इस तरह का शॉट वो ना खेलें, ताकि उन्हें अपना विकेट ना गंवाना पड़े। एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन अंततः आउट होकर अब वो वापस पवेलियन लौट चुके हैं, और उनके स्थान पर रोमेरियो शेपर्ड बीच मैदान पर है। हेटमायर के सामने इस समय रवि बिश्नोई एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए पैड पर जाकर गेंद टकराते हुए जबरदस्त अपील वहां पर ईशान किशन और साथ ही साथ रवि बिश्नोई की। क्या वहां पर रिव्यू लेंगे? अंपायर का निर्णय नॉट आउट का है, देखना दिलचस्प होगा। डीआरएस लिया है भारत ने। 126 5 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है वेस्ट इंडीज की टीम का। रवि बिश्नोई वहां पर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि गेंद जब पैड्स पर टकराई तो स्टंप्स के सामने उनका पैड था हेटमायर का, जो कि अब तक 20 रन बना चुके हैं। टप्पा खाने के बाद इस बार ये गेंद सीधी रहती हुई पैड्स पर जाकर टकराई। अगला पैर थोड़ा सा झुका हुआ था, नी रोल के नजदीक जाकर गेंद टकराई है। सबसे पहले टीवी अंपायर ग्रेगरी ब्रेथवेट देखेंगे कि क्या गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ था या फिर नहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है अर्जुन, वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में तो कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से बॉल ट्रैकर की तरफ अब जाना होगा ग्रेगरी ब्रेथवेट को। Well, talking about turning points, Ravi Bishnoi confident after the fall of the 5th wicket, and Hetmeyer was struggling with the first delivery. On the second delivery, he's possibly out if the TV umpire rules against him. We'll have to wait and see what happens.
And in fact, the review has been won or lost. जी हाँ, लेग साइड से बाहर क्योंकि गेंद पिच हो रही थी और नियमों के मुताबिक अगर गेंद लेग साइड से बाहर बल्लेबाज के पिच हो तो आप आउट नहीं दे सकते, और गेंद वहां पर बाहर पिच हुई तो फिर बाकी की चीज़ें देखने की आपको आवश्यकता नहीं होती। तो स्कोर अभी भी टिका हुआ वेस्टइंडीज़ की टीम का 126, 5 विकेट के नुकसान पर 27 रनों की मात्र आवश्यकता बची हुई 34 गेंदों में। एक बार फिर से तैयार वहां पर बिश्नोई, इस बार इस गेंद को पूरा सम्मान देते हुए पैड और बैट साथ मिलाकर सीधे बल्ले से हल्के से गेंद को बैक टू द बॉलर पुश कर दिया। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया बिश्नोई के द्वारा। रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं। चौथा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का और 3 गेंदें शेष बची हैं। अब तक 30 रन दिए हैं। हालांकि शुरुआत जब उनकी हुई थी तो काफ़ी महंगे साबित हुए थे। 18 रन अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो अपने पहले ओवर में उन्होंने लौटाए थे। स्लिप अभी भी लगा करके रखा हुआ है, लेकिन इस बार हेटमायर ने फ्रंट फुट पे जाकर हल्के से इस गेंद को पुश किया ऑफ साइड में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। 2 गेंदें आना बाकी हैं। रवि बिश्नोई ने पहले ओवर में जिस तरह से उनकी धुनाई या पिटाई हुई, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसके बाद वापसी की है तो काबिल तारीफ। फिलहाल अगली गेंद को फिर से ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन सीधा हार्दिक पांड्या के पास कवर क्षेत्र में गेंद पहुंचती हुई। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं इस अवसर पर भी। भारत को इस समय विकेटों की आवश्यकता है, 1 या 2 विकेट अगर भारत यहाँ पर हासिल कर लेता है तो इस मैच में एक दिलचस्पी आ जाएगी। फिलहाल अगली गेंद लेकर, जो कि रवि बिश्नोई की अगली और अंतिम गेंद है, इस गेंद को बैकफुट पे जाकर हल्के से पुश कर दिया मिड विकेट क्षेत्र में एक आसान से रन के लिए। अंतिम गेंद पर मिले इस 1 रन की मदद से वेस्टइंडीज की टीम अब 127, 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद हेटमायर इस 1 रन की सहायता से अब 21 के व्यक्तिगत स्कोर पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद और स्ट्राइक पर एक बार फिर से वहां पर हेटमायर ही रहेंगे। देखना है कि शेपर्ड को इस ओवर में बल्लेबाजी का मौका मिल पाता है या फिर नहीं। Very interesting point, because 26 runs to win from 30 deliveries. That is because of all the hitting by Puran earlier on, who was dismissed. And now we're seeing Ravi Bishnoi coming up with a maiden over. Not a maiden over, just 1 run of the final delivery. But in T20 terms, it's almost a maiden. Hetmeyer playing before his home crowd, batting on 21 not out. Remember, he's retained the strike. Now Chahal, the other leg spinner, into his 3rd over, none for 17, and playing it off his legs there. Flat delivery. Will they take a second? Is there a possibility of a run out? Yes, there is. Yes, no, maybe, and yes, certainly this has been a turning point, because Shepherd, or is it Hetmeyer? We'll have to wait and see who's been dismissed. But the 6th wicket has fallen with a score of 128 on the board. And is it curtains for the West Indies? Are they going to lose a match that they were winning? We'll have to wait and see. Hetmeyer picking up a single. Then it was a call of Hetmeyer, who calls the player back. And that is when the wicketkeeper Ishan Kishan does not make a mistake. And it is Romario Shepherd, the batsman who was yet to take strike. He has been dismissed because of a throw from Akshar Patel, which means India still have a chance, 25 to win from 29 deliveries. क्या ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? तमाम खेल प्रशंसकों के मन में यकायक ये प्रश्न गूंजा होगा, क्योंकि क्रिकेट में अक्सर हम इस तरह की घटनाएं होते हुए देखते हैं कि एक विकेट गिरता है तो फिर गुच्छों में विकेट प्रतिद्वंदी टीम को मिलती हुई नज़र आती है। और जैसा कि हमने कहा कि होल्डर के बाद अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास अकील हुसैन है, अलजारी जोसेफ हैं और ओविड मैकॉय हैं। तो यहाँ पर यदि भारत को एक सफलता और मिल जाती है तो फिर 153 तक पहुँचने का जो रास्ता है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए काफ़ी कांटों भरा होगा। Yes, and Hetmeyer is a key really to the West Indies victory. But Hardik Pandya is smelling blood here, and the run out was totally unnecessary. It was Hetmeyer's fault. He was the one who made the call, and it was the batsman responding to it, which is why the dismissal took place. Holder, who is a bowler, a tail ender, is batting right now and struggling really against the flat leg spin of Chahal. We'll have to wait and see what happens now. Into the 3rd over, 2 deliveries have been bowled. Hetmeyer, who's at the non-striker's end. We'll have to wait and see how Holder
faces an experienced bowler like Chahal with one slip in place. A googly ball there, so Holder does well to put bat to ball, but finds the fielder in the process. 3 more deliveries to go in this over. 25 to win from 27 deliveries, and on a pitch like this, it has been projected by the experts that if the spinners put the ball in the right place, they can certainly get purchased. This time, beating the batsman, has Ishan Kishan stumped Jason Holder or not? A review has been called for by the umpire. It looked to the naked eye to be out, and India has certainly taken the initiative here. Tremendous work by Ishan Kishan, even if India does not get the wicket. जी हाँ, कहीं ना कहीं जो भाव भंगिमाएं हैं भारतीय खिलाड़ियों की वो बता रही हैं कि शायद भारत को ये सफलता मिल गई है, और जेसन होल्डर के जो पैर इस प्रयास में आगे की तरफ फ्रंट फुट पे चले गए थे और वापस आने की जो उन्होंने प्रयास की, उसमें कहीं ना कहीं उनके पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसमें भी खिंचाव आया है। और अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। अच्छी गेंद थी, टर्न होने के बाद बाहर निकली, स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेर दी। तीसरे अंपायर को देखना है कि पिछला पैर क्या जेसन होल्डर का क्रीज के अंदर उस समय टिका हुआ था या फिर नहीं, जिस समय स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेरी गई। काफ़ी नज़दीकी मामला है, बल्ले के काफ़ी नज़दीक से होती हुई गेंद निकली है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ईशान किशन को मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने स्टंपिंग की है, बधाई के पात्र हैं, और फैसला कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ही आना चाहिए, जहां तक हम स्लो मोशन देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। लेकिन औपचारिक तौर पे टीवी अंपायर के निर्णय का इंतज़ार करना होगा। बहुत तेज़ी के साथ स्टंप के ऊपर से ईशान किशन गिल्लियों को बिखेरने में कामयाब हुए थे, और यदि यहाँ पर ये सफलता भारत को मिल जाती है तो फिर बैकफुट पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको इस मुकाबले में जाती हुई नजर आएगी। Absolutely, and the TV umpire is looking at the replay, and what they're looking at is the back foot, the toe, is it on the popping crease or not? And another view of the frame is suggesting that the foot is probably not on the popping crease when Ishan Kishan broke the stumps, and that is how well Chahal bowls in the death overs to tail-enders. Usually leg spinners tend to go overboard with leg spin, but we have a very intelligent bowler here who knows how to bowl to tail-enders, and that is why Jason Holder has struggled against him. हमारे स्कोरर ओम प्रकाश शर्मा, जो कि बिल्कुल हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन स्लो मोशंस को देखने के बाद 2 बार अपनी ओपिनियन दे चुके हैं कि ऐते आउट है पंजाबी में, लेकिन टीवी अंपायर को खासा समय लग रहा है। लेकिन अनुभवी आंखें ओम प्रकाश शर्मा की सही साबित होती हुई, और अंततः ग्रेगरी ब्रेथवेट ने तमाम रिप्ले देखने के बाद ये फैसला दिया कि भारत को ये सफलता, जेसन होल्डर इस समय लंगड़ाते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के बाद पवेलियन की तरफ रवाना हो रहे हैं अपने फिजियो के साथ, और भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल चुकी है। 7 विकेट वेस्ट इंडीज की टीम के अब गिर चुके हैं 128 के कुल स्कोर पर, और हेटमायर का साथ देने के लिए अब दूसरे छोर पर बल्लेबाज कुछ बचे नहीं हैं, तो छल्ले बल्लेबाज मात्र रह गए हैं वेस्ट इंडीज की टीम के। Well, Ashish ji, in English they call it killing 2 birds with 1 stone. So not only have you managed to get rid of Jason Holder at this crucial juncture of the match, but he may not play in the third T20 that is also going to be played at the Providence Stadium in Guyana because of an injury that will keep him out. It's 128 for 7. The 7th wicket falling to Chahal because of a stump out, because of the brilliant stumping done by Ishan Kishan, and it is Hussain now who's on strike, while Hetmeyer is at the non-strikers end, watching the carnage as we speak. We have to wait and see what happens next, because the asking rate is well below a runner ball. It is still within the grasp of the West Indies to win this match, but do they have the wickets in hand? That is a key question. 25 to win from the remaining 26 deliveries. Chahal figures the 1 for 18 into his 5th delivery now. 2 more deliveries to go in this 3rd over. इस ओवर के दौरान 2 सफलताएं भारत को, और कहीं ना कहीं मैच के समीकरण बहुत तेजी के साथ बदलते हुए, एक स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अकील हुसैन के लिए, लेकिन बैकफुट पे जाकर स्टर्न होती हुई गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। एक आसान रन के लिए अपना खाता खोला अकील हुसैन ने, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब वेस्ट इंडीज की टीम का 129 7 विकेट के नुकसान पर
पिछले दो बल्लेबाज बिना खाता खोले हुए वापस पवेलियन लौटे हैं, जिससे भारत को एक मौका मिल गया है बहुत तेजी के साथ इस मैच में वापसी करने का। शेफर्ड को रन आउट किया था अक्षर पटेल ने, उसके बाद जेसन होल्डर इसी ओवर के दौरान स्टंप्स किए गए ईशान किशन के द्वारा चहल के गेंद पर। चहल को मिलने वाली ये पहली सफलता है, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं और अंतिम गेंद का आना बाकी है। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं इस अपनी अंतिम गेंद पर। 129 7 विकेट के नुकसान पर हेटमायर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश की, पैर पर जाकर गेंद टकराते हुए। अपील जबरदस्त है चहल की और साथ ही साथ विकेट कीपर ईशान किशन के। हार्दिक पांड्या भी वहां पर हैं, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर यकीनी तौर पर यह रिव्यू लिया जाएगा। And that is what happens with a change of pace and throwing in a quicker one there. Yuzvendra Chahal confident, asking for a review that the decision should go in India's favor. We'll have to wait and see how the TV umpire looks at the replay, takes a decision. Is it in line with the stumps? Is it low enough? Is it bat to ball or not? And one gets a feeling that the batsman is well plumbed. We're talking about Hetmeyer here, who is a key really to a West Indies win here. And if he's dismissed, one can certainly say that the earlier wickets were a turning point. सिर्फ हेटमायर को बल्ले का भीतरी किनारा ही बचा सकता है यहाँ पर टीवी अंपायर की नज़रों से। और इस समय अल्ट्रा एच पे देखा जा रहा है कि क्या गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क है, लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं अर्जुन, वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पैड्स पर जाकर गेंद लगी है और देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या गेंद पिच हुई थी ऑफ स्टंप पर। जी हाँ, ऑफ स्टंप पर पिच हुई, इम्पैक्ट इन लाइन है, विकेट्स हिटिंग। और इस तरह से भारत ने इस रिव्यू को बचाया भी और सफलता भी हासिल कर ली। भारत को मिलने वाली एक और सफलता, 8 विकेट वेस्ट इंडीज की टीम के गिर चुके हैं 129 के स्कोर पर। और क्या घटनापूर्ण ओवर साबित हुआ ये 16वां। 3 विकेट, 3 सफलताएं भारत को इस ओवर के दौरान मिली, 2 चहल के नाम और 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ था अक्षर पटेल के द्वारा। Well, Nicholas Puran's wicket was a turning point, the 5th wicket to fall. Will that be sustained long enough? Back then it was 129 for 5, it's now 129 for 8 with Joseph walking on to the field now, and Hussain, who's at the striker's end, 1 not out. And what we are seeing here is that in the space of 12 deliveries, 4 wickets have fallen according to our scorer OP Sharma ji. So now to win 24 of 24 deliveries, but you have the tail wagging and wagging very strongly. 2 more wickets required for India to win this match. क्या इस टेल में दम है? क्या ये पुछल्ले बल्लेबाज अपनी टीम के लिए वो कर पाएंगे जो इस समय ज़्यादातर सोच रहे होंगे लोग कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे? क्या वो अपनी टीम को विजयी बना पाएंगे? इस समय 2 बिल्कुल नए बल्लेबाज बीच मैदान पर हैं, अकील हुसैन और साथ ही साथ अलजारी जोसेफ। देखना है कि दोनों बल्लेबाज यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं। भारत ने बहुत तेज़ी के साथ वापसी की है पिछली 12 गेंदों में और यहाँ पर भारत का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 129 8 विकेट के नुकसान पर। Well, what Chahal had bowled was a flipper. Tremendous armory in this right arm spinner. The flipper bowling it short, skidding, and that's what gets a tail ender out. This is the art of the leg spinner to get rid of the tail. We saw Shane Warne doing it earlier in his heyday, and now we're seeing Chahal as well. This is what it means to smell blood. मुकेश कुमार नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। अपने कोटे का तीसरा ओवर, अब तक 19 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। ऑफ स्टंप से बाहर की इस गेंद को सीधे बल्ले से लगभग ड्राइव करने की कोशिश अकील हुसैन ने। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, इससे पहले कि सूर्य यादव लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड कर सके। इस 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर 130 8 विकेट के नुकसान पर। 153 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को, यानी कि गेंद और रनों की भाषा में आप बात करें तो 23 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है और वेस्ट इंडीज के विकेट सिर्फ बचे हैं 2। भारत इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग करते हुए पूरी तरह से दबाव में लाना चाहेगा वेस्ट इंडीज की टीम को, ताकि जीत की मंजिल तक पहुंचने का सपना भी ना देख पाए वेस्ट इंडीज की टीम। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? मुकेश कुमार ताना बाना बुनते हुए अपने मन में
सामने है अलजारी जोसेफ, लेग स्टंप पर आती है, इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन वहां पर इस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया। देखना है कि गेंद और बल्ले में क्या कोई संपर्क हुआ या फिर नहीं। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त रनों के साथ वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 131 8 विकेट के नुकसान पर। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मैच की समाप्ति के बाद आप हमारा विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे, प्लेयर ऑफ द मैच। Again, he was in the short fine leg area, managing to save a certain boundary. And Ishan Kishan also, as a wicketkeeper, cutting it off. So India well on track to win this game. 22 of 22 deliveries. T20 is a great leveler, and what we have is Mukesh Kumar attempting the Yorker against the tail-enders. His figures are 1 for 20 into his third over. West Indies 131 for 8. Hussain on strike. He's a left-handed tail-ender. Joseph at the non-strikers end, yet to open his account. And this time wrapping him on the pads. Leg before wicket or not? We'll have to wait for a review here. It looked plumb. He was on the back foot. The DRS timer is on. And the Indians quite confident that the 9th wicket has fallen. The umpire turned his head, said no, it's not out. But the captain Hardik Pandya supporting Mukesh Kumar, saying yes, that perhaps it is out, and they've opted for the decision to be reviewed. जी हाँ, मुकेश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अंपायर की दृष्टि में, ऑन फील्ड अंपायर की दृष्टि में वो नॉट आउट थे। ऐसे में उन्होंने मानो अंपायर से अपील करने के बाद अपने कप्तान से भी अपील कर डाली हो कि आप इस रिव्यू को ले डालिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मुकेश कुमार का आत्मविश्वास है संभवतः सही साबित हो सकता है। तीसरे अंपायर को एक बार फिर से कुछ काम दिया है ऑन फील्ड अंपायर ने। देखना सबसे पहले ये होगा कि गेंद और बल्ले के बीच में क्या कोई संपर्क है। ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है अल्ट्रा एज पर। उसके बाद बॉल ट्रैकिंग पर देखेंगे ग्रेगरी ब्रेथवेट कि गेंद कहाँ पिच हुई थी। अगर गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई तो यकीनी तौर पे उसका लाभ भारत को नहीं मिलेगा, और गेंद वहाँ पर लेग स्टंप से बाहर ही पिच हुई थी और अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर वहाँ पर सही साबित होते हुए इस अवसर पर, और इस तरह से भारत ने अपना ये रिव्यू गंवा दिया है। तो 131 8 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है। भारत के पास अब कोई रिव्यू नहीं बचा है। वेस्ट इंडीज के पास 2 रिव्यू अभी भी बाकी बचे हैं। मुकेश कुमार तैयार हैं अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। अब तक एक सफलता उनके नाम है 20 रन देकर, जबकि अकील हुसैन उनके सामने। इस बार ये गेंद स्टंप के नजदीक से बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई है। वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन का मौका वहां पर जरूर मिल जाएगा अकील हुसैन को। इस 1 रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर 3 पर, और वेस्ट इंडीज की टीम 132 8 विकेट के नुकसान पर। ये वो क्षण होते हैं अर्जुन जब किसी भी गेंदबाज और किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत कहीं ना कहीं तनाव भरे होते हैं। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी की नसें जो हैं इस बात की बनी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह के दबाव को सकारात्मक रूप से लें तो फिर कहीं ना कहीं आप पलटी हुई बाजी को अपनी तरफ भी मोड़ सकते हैं। फिलहाल मुकेश तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन सीधा 30 गज के दायरे के अंदर कवर क्षेत्र में गेंद फील्डर के हाथों में पहुंचती हुई। कोई रन नहीं। अलजारी जोसेफ ऑफ साइड की फील्ड प्लेसिंग का मुआयना करने के बाद वहां पर ऑन साइड की तरफ भी अपनी निगाहें दौड़ाते हुए कि कहां पर कुछ बड़ा स्ट्रोक खेला जा सकता है, क्योंकि जानते हैं कि इस समय विषम परिस्थितियों से उनकी टीम गुजर रही है। विकेट बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। हालांकि मात्र 21 रन ही बनाने हैं और 19 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। मुकेश कुमार अगली गेंद लेकर तैयार, और इस बार काफ़ी बढ़िया गेंद लगभग 4th 5th स्टंप पर उछाल लेती हुई, और लेंथ और उछाल दोनों से ही बीट हुए इस अवसर पर अलजारी जोसेफ, और बाकी का काम पूरा किया वहां पर ईशान किशन ने। ओवर की समाप्ति हुई 17 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 132 8 विकेट के नुकसान पर। Yes, and this shows that 21 runs are required of the remaining 18 deliveries or 3 overs. That is where the West Indies stand right now, with the tail really wagging at this stage. 132 for 8 is West Indies score after 17 overs.
And we'll have to wait and see what the bowling change is going to be right now, because key bowlers have already exhausted their overs. We have seen Chahal come up with a stupendous bowling performance with 2 wickets against the tail enders, especially with that flipper dismissing the last batsman. 132 for 8. Chahal figures of 2 for 19 in his 3 overs. He still has 1 over to go. And we have Mukesh Kumar, who figures a 1 for 21 in his 3 overs. Arshdeep, 1 for 25 of his 3. And Arshdeep will have to make amends now, because after his first 2 overs, his 3rd over was very expensive. He's bowling against the tail now. He's a left-arm fast-medium bowler who tends to keep his head down and bowl with his wrist in place. Will he be able to keep it tight and pick up wickets? That's the key question. 21 to win of 18 deliveries. Arshdeep bowling his 4th over. And this time wide off the off stump, as the batsman is able to play a late cut and pick up a boundary in the process. In that offside, no fielder to cut it off. And the West Indies on course now to make a match of it. Arshdeep would be regretting. He has not been bowling well from the 3rd over onwards, and now giving a boundary in the first delivery of his 4th over. खराब गेंदबाजी अर्शदीप की तरफ से ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, और कहीं ना कहीं एक मौका दिया उन्होंने अकील हुसैन को कि उस गेंद पर प्रहार करें। 17 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद इस बार बेहतर ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी थर्ड मैन की तरफ। 1 रन का इजाफा, और वहां पर इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 137, 8 विकेट के नुकसान पर अलजारी जोसेफ अब स्ट्राइक पर होंगे, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना करते करते फिलहाल अपना खाता नहीं खोला है, जबकि 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अकील हुसैन, जिसमें 1 चौका भी शामिल है। अगर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात करें तो अकील हुसैन ने 44 रन नाबाद बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उनका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। अलजारी जोसेफ की यदि बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका 14 रनों का है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। फिलहाल अगली गेंद का सामना करते हुए लेग स्टंप पर पैड्स की दिशा में आती हुई इस गेंद को खेला ऑन साइड पर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में मिड विकेट क्षेत्र में, जो कि 30 गज के दायरे के अंदर हार्दिक पांड्या के रूप में तैनात है। इस अवसर पर रनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 15 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर से अलजारी जोसेफ अपनी एकाग्रता हासिल करते हुए डैरेन सेमी, जो कि टीम के कोच हैं, उनके लिए पहली श्रृंखला है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की, जहां तक सवाल है। इसी बीच अगली गेंद इस बार हवा में उठा करके खेला है कवर क्षेत्र के फील्डर के ऊपर से, और हार्दिक पांड्या इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड कर सकें, आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के अब 139, 8 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम का। यानी गेंद और रनों की भाषा में यदि आप बात करें तो 14 गेंदें हैं, और 14 गेंदों में 14 ही रनों की आवश्यकता है, यानी रन ए बॉल। देखना यह है कि क्या वेस्टइंडीज की टीम 153 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, या फिर भारत वेस्टइंडीज को रोकने में कामयाब होगा। इस समय भारतीय टीम की कोशिश कि इस जोड़ी को अलग किया जाए और वेस्टइंडीज की टीम पर जो एक अंतिम प्रहार है वो किया जा सके। उसके बाद अर्शदीप यॉर्कर लेंथ की गेंद का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, अपने इस ओवर में देखना दिलचस्प रहेगा। क्रीज के कोने से यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन बल्ले की जड़ से अलजारी इस बार गेंद को खेलने में कामयाब। मिड ऑन की दिशा में आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे, इससे पहले कि गेंद वहां पर फील्ड हो सके। तो 1-1 रन के साथ इस समय स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास करने में दोनों ही बल्लेबाज सफल हो रहे हैं, और लगातार गति में रखा हुआ है वेस्टइंडीज के स्कोरबोर्ड को। 140 पर पहुंच चुकी है वेस्टइंडीज की टीम का पारी का स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। अर्शदीप, जो कि डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं T20 मुकाबलों में, और काउंटी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। IPL में तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा ही। फिलहाल अगली गेंद बल्ले का मुंह खोलते हुए फिर से दिशा दे दी थर्ड मैन की तरफ। चहल वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका थ्रो पहुंचे 1 रन चहलकदमी करते हुए और पूरा कर दिया। अब 12 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, और ओवर भी इसी के साथ समाप्त हुआ। 18 ओवर के बाद 141, 8 विकेट के नुकसान पर
अर्जुन, क्या लग रहा है आपको? Well, it is certainly in West Indies' favor right now because the medium paces haven't really delivered as they should have, like the leg spinners did, to rattle the tail. And really the boundary of the first delivery of that Arshdeep over just lifted the pressure off the tail enders. And the T20 has been a great leveler. If you are an Indian fan, I'm sure you have your heart in your mouth. But the entertainment value is high. The West Indies giving a tough fight as the Indians are in this match. 12 runs to win of 12 deliveries. Mukesh Kumar bowling from round the wicket to the left-hander, who plays it square on the offside and finds the deep point fielder for a single. So it's 11 runs to win from 11 deliveries. The West Indies are 142 for 8 into the 19th over now. And Mukesh Kumar, who has figures of 1 for 22 into his 4th over now, has bowled the 1 delivery so far. Plenty of pressure on Hardik Pandya as well, as he rearranges the field, with Joseph now on strike, batting on 3 of 6 deliveries. Mukesh Kumar looking to fire that Yorker in, but is hit over that mid-wicket area. Is it a boundary or a 6? We'll have to wait and see. But if you are to bowl at that length, with the ball coming in, it's easier for the tail ender just to swing the bat and connect. We'll have to wait and see what the umpire's decision is. Did the ball fall on the rope? And if it did, what is the consequence of that? It is probably a 6. We'll have to wait for the umpire's decision. And if it is a 6, then West Indies should easily win this match, because the medium pacers, both Mukesh Kumar and Arshdeep Singh, haven't quite bowled according to the reputation in these death overs, and that is the simple truth of it. The replays are being played right now with the umpires reviewing it, seeing to see if it is a 4 or a 6, because at this stage even 2-run difference makes a huge impact on the result. 11 runs to win of 11 deliveries. What is the equation right now? Is it 7 runs to win of 10 deliveries, or is it 5 runs to win of 10 deliveries? In either case, West Indies have the advantage here. ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अर्जुन, आपको और श्रोताओं को। बहुत जल्द ग्रेगरी ब्रेथवेट इस बात की तस्दीक कर देंगे कि ये गेंद पर 6 रन मिले अल्जारी जोसेफ को या फिर 4 रन मिले। रिव्यूज़ लगातार एक के बाद एक स्लो मोशन में देखे जा रहे हैं टीवी अंपायर के द्वारा, और क्या गेंद टप्पा खाने के बाद जो स्कर्टिंग होती है बाउंड्री की, उसको जाकर टकराई थी या सीधा उस पर टप्पा गिरा था, ये देखना है इस समय टीवी अंपायर को, क्योंकि हर रन इस तरह के कांटे के मुकाबले में महत्व रखता है, और ऐसे में किसी भी किस्म की चूक किसी भी टीम को भारी पड़ सकती है। I completely agree with you, and if that technology is available, might as well use it to determine what the exact outcome is, what the result is. You want to get accuracy, because this game is about playing it fair and tough. And what we are seeing here is the umpires trying to determine, is it a 4 or a 6? And having said that, it is a 6, which means the West Indies now need 5 runs to win from 10 deliveries. 148 for 8 is their score, and Mukesh Kumar should be disappointed with his bowling in these death overs against the tail ender, pitching it at that length which allows the tail ender to swing the bat and pick up a 6 in the process. Joseph batting on 9 not out. A full length delivery which is dug out by Joseph, and as a result a single taken in that mid-on area on the leg side in front of the wicket. Is 149 now for the loss of 8 wickets, and in the process the non-striker collided against Mukesh Kumar as well. No impact as far as the match is concerned. 4 to win of the remaining 9 deliveries, and Mukesh Kumar has figured the 1 for 29 into his 4th over. He still has 3 more deliveries to go, and the West Indies just need 1 more hit to the fence to win this match. 4 runs to win from 9 deliveries. Hussain on strike, batting on 10, just like his partner at the non-striker, batting on 10. The West Indies 149 for 8. It's all happening here. The drama is happening here at the Providence Stadium. And as he heaves it over the infield, they should pick up at least 2 runs in the process. And now the target is 2 runs to win
from the remaining 8 deliveries, and the West Indies should ideally win this match. They have crossed 150, they're 151 for 8. India scored 152 in the 20 overs. West Indies require 153 to win this match, and it should be in favour of West Indies unless they are able to do something very stupid, or the Indian bowlers Mukesh Kumar can come up with 2 Yorkers dismissing the batsman. 22 रनों की साझेदारी जो कि इस विकेट के लिए हो चुकी है, 9वें विकेट के लिए, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से तमाम समीकरण पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के पक्ष में कर दिए हैं और अब मात्र औपचारिकता भर बाकी है। 8 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता। इस बार धीमी गति की गेंद सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, ड्राइव गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मुकाबले को 2 विकेट से जीत लिया है और 2016 के बाद ये पहला अवसर है जबकि वेस्ट इंडीज की टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारत के खिलाफ बैक टू बैक जीता हो। लगातार 2 विजय उन्होंने भारत के खिलाफ हासिल की हो और क्या शानदार प्रदर्शन रहा है वेस्ट इंडीज की टीम का, काबिल तारीफ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले गेंदबाजी में और उसके बाद बल्लेबाजी में। और हम यहां पर अपने श्रोताओं को यह बताना चाहेंगे कि तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इसी मैदान पर 8 अगस्त को खेला जाएगा। उस मैच का भी प्रसारण आकाशवाणी पर